हाँ जी, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गुरुवानी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, अपन ने स्टार्ट कर रखा था अपने जो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी जो वन शॉट क्लासेस है, जैसे लाइकली मैं बात करूं तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी की क्लास आपके हो चुकी। उससे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स का जो क्लास है वो आपकी हो चुकी। उम्मीद करता हूँ कि पेपर भी आपके बहुत अच्छे गए होंगे और आप एनालिसिस कर लेना वो तो कि क्लास से कितना मिला है आपको, ठीक है। तो आज अपन बेसिकली बात करने वाले हैं बेटा फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। आपके एक मेजर सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है और इसके अंदर जो आपके सिलेबस है उस सिलेबस में मात्र और मात्र 15 टॉपिक दिए गए हैं और 15 टॉपिक भी वो ब्रॉडली दिए गए हैं। अगर मैं लाइकली बात करूं इसको कम्युनिकेट करके एक जगह जोड़ के इसको, तो मेरे हिसाब से ये 7 से 8 टॉपिक के अंदर कवर हो जाता है आपके पूरा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपको फ्रूट्स वगैरह, सब्जियां वगैरह ये मेजर आपको फंडनी नहीं होती है अभी, तो ये बाद में चलेंगे आपके। आपको फंडामेंटल जानना जरूरी होता है कि जो हॉर्टिकल्चर है इसकी ब्रांचेस क्या होती है, क्या है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, क्या क्या टॉपिक चलते हैं, सारी चीजें है ना जो आपने जेट में पढ़ी थी, सेम वही चीजें हैं। तो चलिएगा मेरे साथ में बने रहिएगा एंड तक। एंड तक जो विद्यार्थी बने रहिएगा। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को स्किप कर करके लेगा ना तो एग्जाम में भी उसके जो नंबर आएंगे ना वो भी स्किप कर करके आएंगे फिर, है ना। तो इसलिए क्लास को अपने मन और शिद्दत के अनुसार देखें और नोटबुक साथ में रखे भाई, ठीक है। ये मेरी सबसे पहली आपके लिए क्या है, एक डिमांड है, ठीक है। तो बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि उद्यान विज्ञान की दुनिया। उद्यान विज्ञान की दुनिया, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की दुनिया। बेटा मेरे को एक चीज बताओ, अपन जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, लाइकली मैं बात करूं कम्युनिकेशन स्किल्स अपन ने पढ़ा मेरे बेटा। अपन ने क्या पढ़ा, और अपन ने पढ़ा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। अपन ने देखा अपन किसी भी टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक देखते हैं कि नहीं देखते। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ रे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हॉर्टिकल्चर लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या अपन हॉर्टिकल्चर के बारे में नहीं जानेंगे क्या, कि सबसे पहले यही तो देखेंगे कि बेटा हॉर्टिकल्चर होता क्या है, कितनी इसकी ब्रांचेस है, कौन इसके पापा है, सारी चीजें देखेंगे अपन। तो देखिएगा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो है ना बेटा, अरे कौन सी कल्चर है, हॉर्टिकल्चर। सबसे पहले देखेंगे ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो बताओ, देखिए भाषा कि सर भाषा लैटिन है, हमने जेट में भी पढ़ा था और बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ हो वो स्पेशली लैटिन भाषा के वर्ड होते हैं, ठीक है। तो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होटस और दूसरा शब्द कल्चरा। होटस का मतलब होता है बेटा गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेट या कल्टीवेट करना, टू कल्टीवेट या कल्टीवेट करना, ठीक है। गार्डन का मतलब हिंदी में बगीचा, या बात करें तो उद्यान। और टू कल्टीवेट का मतलब होता है बेटा खेती करना, खेती करना। मतलब कि हॉर्टिकल्चर किसे बोलेंगे, उद्यान की या बगीचे की स्टडी करना या खेती करना, ठीक है। इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं बेटा। डेफिनेशन है कि एग्रीकल्चर की वह ब्रांच, एग्रीकल्चर की वह ब्रांच मतलब कृषि की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जियों आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। क्या बोला कि एग्रीकल्चर की क्या है, ये एक शाखा है, एक ब्रांच है। इसमें क्या करेंगे अपन, फल वाली, फूल वाली और सब्जियां वाली जितने भी क्रॉप है इनका आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है, डिटेल से अध्ययन करना है। तो उस ब्रांच को आप क्या बोलोगे रे मेरे बेटा, हॉर्टिकल्चर बोलोगे। अरे क्या बोलोगे, हॉर्टिकल्चर बोलोगे, बोलो सही है, ठीक है। इसकी बात करते हैं बेटा फादर की, किसकी बात करते हैं, फादर्स। तो फादर सबसे पहले है आपके वर्ल्ड पे, विश्व स्तर पे। तो विश्व स्तर पे कौन है, डॉक्टर विलियम केरी, विलियम केरी। और इंडिया लेवल पे कौन है मेरे बेटा, इंडिया लेवल पे है एमएच मेरी गोएडा, एमएच मेरी गोएडा, ठीक है। ये नोट कर लो आप एक बार, ये नोट कर लो
कि जो हॉर्टिकल्चर है वो कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला होटस, दूसरा कल्चरा। होटस का मतलब गार्डन, कल्चरा का मतलब कल्टीवेट करना। तो उद्यान की खेती करना, उद्यान के बारे में स्टडी करना क्या है? आपकी हॉर्टिकल्चर है। डेफिनेशन, एग्रीकल्चर की वह शाखा, कृषि की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल फूल और सब्जियों वाली जो जितने भी क्रॉप है उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, डिटेल्स के साथ में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। फादर की मैं बात करूं तो विश्व स्तर पर डॉक्टर विलियम केरी और अपने इंडिया लेवल पर एमएच मैरीगोयडा। नोट करो। अब मैं बात करने वाला हूं बेसिकली, अब मैं किसकी बात करने वाला हूं रे? अब मैं बात करने वाला हूं आपके इसकी ब्रांचेस, इसकी हॉर्टिकल्चर की। तो नेक्स्ट टॉपिक अपनी नोटबुक के अंदर आप लगा लीजिए, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में यहां पे लगाता हूं आपके ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब उद्यान विज्ञान की शाखाएं। उद्यान विज्ञान की शाखाएं बहुत सारी, ब्रीफली बहुत सारी शाखाएं होती है, उनमें अपन मेजर मेजर जो इंपोर्टेंट अपने शाखाएं है ना वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लो बेटा पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। देखो ये पूरी उद्यान विज्ञान में अपवाद है बेटा। आप मेरे को ये बताओ ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैंग्वेज की बात करें, किसकी? लैंग्वेज या भाषा की बात करें तो बताओ कौन सी भाषा का शब्द है? बेटा ये लग तो आपको ग्रीक का रहा है क्योंकि लास्ट में लॉजी आ रहा है, लेकिन ये अपवाद है, ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों लैंग्वेज के कॉमन रूप से मिलकर बना है। लैटिन प्लस ग्रीक दोनों लैंग्वेज से, ठीक है। इसमें लैटिन जो वर्ड है ना वो तो है आपके पोमो, और जो ग्रीक वर्ड है बेटा वो है आपके लॉजी। इस पोमो को लैटिन भाषा में लिखे तो बेटा पमम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पमम लिखते हैं। लॉजी को टू स्टडी, ठीक है। इस पमम का मतलब होता है बेटा फ्रूट है। पमम का मतलब क्या होता है? फ्रूट। तो फ्रूट्स की स्टडी जिस शाखा में की जाती है, आपके हॉर्टिकल्चर की जिस शाखा में फ्रूट्स की स्टडी की जाती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? पोमोलॉजी बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें अपन क्या करते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, मतलब फलों का अध्ययन किया जाता है। इसके फादर की बात करें बेटा, पोमोलॉजी के फादर की, तो बेटा लिख लेना डॉक्टर के एल चड्डा, डॉक्टर के एल चड्डा साहब। इससे संबंधित एक क्रांति भी चलती है बेटा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? क्रांति बोलते हैं। तो इससे संबंधित एक क्रांति भी चलती है जिसको क्या बोलते हैं मेरे बेटा? सुनहरी क्रांति बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। सुनहरी क्रांति बोलते हैं। इस सुनहरी क्रांति के पिता भी कौन है बेटा? डॉक्टर के एल चड्डा। ये सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फलोत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? फलोत्पादन से। और मेजरली अगर फल की बात करें तो कौन सी? सेव से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पहली ब्रांच कंप्लीट, पोमोलॉजी। पहली ब्रांच कंप्लीट आपके पोमोलॉजी। आगे मैं देख लेता हूँ कौन सी ब्रांच दे रखी है। फ्लोरिकल्चर दे रखी है बेटा, ठीक है। फ्लोरिकल्चर की अपन बात करते हैं। सेकंड ब्रांच कौन सी है? सेकंड ब्रांच आपके फ्लोरिकल्चर, सेकंड ब्रांच फ्लोरिकल्चर। लास्ट में क्या लग रहा है? कल्चर लग रहा है। लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा, दो शब्दों से मिलकर बना है लैटिन भाषा के। एक आपके फ्लोवर्स, फ्लोवर्स, दूसरा कल्चरा, फ्लोवर्स और कल्चरा। इस फ्लोवर्स का मतलब होता है बेटा फूल। इसका मतलब क्या होता है? फूल। इसका मतलब खेती करना। तो फूलों की खेती करना क्या है? अरे फूलों की खेती करना क्या है रे बेटा? फ्लोरिकल्चर है। नेक्स्ट कौन सी दे रखी है? ओलेरी कल्चर है बेटा। तीसरी ब्रांच कौन सी दे रखी है आपको? ओलेरी कल्चर। एग्जाम में ये लिखा हुआ आएगा डायरेक्ट, फ्लोरिकल्चर में अध्ययन करते हैं, ऑप्शन 4 है ना, उसमें फलों का, फूलों का, सब्जियों का, बागवानी फसलों का, ऐसे कुछ करके आएगा। जैसे मैं बात करूं ओलेरी कल्चर है, इस ओलेरी कल्चर में सबसे पहले ये देखते हैं बेटा किस लैंग्वेज का वर्ड है, लास्ट में कल्चर लगा हुआ है तो सेम लैटिन भाषा का। ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा। पहला ओलेरीस, पहला कौन सा है? ओलेरीस, दूसरा कल्चरा, ठीक है। इस ओलेरीस का मतलब होता है बेटा पोट हैब, पोट हैब मतलब साग सब्जी, साग सब्जी। और इस कल्चरा का मतलब खेती करना। तो साग सब्जियों की खेती करना ओलेरी कल्चर, मतलब ऐसी हॉर्टिकल्चर की ब्रांच जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? आपके ओलेरी कल्चर कहलाती है। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है
नेक्स्ट जो ब्रांच है बेटा वो आपको दे रखी है आपके पीएचडी, इसको शॉर्ट में पीएचडी बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म में आप इसको बोलोगे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। फोर्थ नंबर पे कौन सी है बेटा, पीएचटी, पीएचटी इसको फुल फॉर्म अगर आप लिखोगे फुल फॉर्म में तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, हिंदी में बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक किसे बोलते हैं बेटा, तो देखो फलों की तुड़ाई के बाद में जो फल होते हैं या सब्जी होती है इनकी तुड़ाई कर लेते हैं, तो तुड़ाई के बाद में जितने भी जो क्रिया की जाती है ना, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन की क्रिया बोलते हैं, प्रसंस्करण की क्रिया बोलते हैं, प्रिजर्वेशन। तो ये क्रिया क्या कहलाती है आपके पीएचडी के अंदर आती है। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास में टमाटर था बेटा, अब मैं टमाटर की तुड़ाई कर लिया मैंने, अब मैं इसके बाद में इसकी प्रिजर्वेशन करूंगा, मतलब प्रसंस्करण की तकनीक से सॉस बनाऊंगा, केचप बनाऊंगा, तो ये आपके किस में डिनोट होगा, ये आपके पीएचडी वाले पोर्शन में डिनोट होगा। नेक्स्ट आपको एक दे रखी है बेटा वीटी कल्चर नाम करके दे रखी है, वीटी कल्चर। बेटा वीटी कल्चर में डायरेक्ट याद रखना आप किसकी खेती करोगे रे, किसकी अध्ययन करोगे, अंगूर की खेती का, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो वीटी और दूसरा कल्चर। इस वीटी का मतलब होता है बेटा विटिस विनिफेरा, विटिस विनिफेरा, ये क्या है आपके अंगूर का बॉटनिकल नेम है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा एक आपके इसमें है सीरोलॉजी और एक है शियोलॉजी। तो दोनों में कितना अंतर है, दोनों के अंदर कितना अंतर है, एक है सीरोलॉजी है ना, सीरोलॉजी में आप करोगे बेटा चाय की खेती, किसकी खेती रे, चाय की खेती। जबकि जो शियोलॉजी है ना मेरे बेटा, इसमें आप करोगे वनों की खेती, किसकी खेती रे, वनों की खेती। बोलो समझ में आ रहा है क्या, अरे समझने लायक ज्यादा कुछ मैटर इसमें है नहीं, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा आपको, है ना। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर छप गया ना दिमाग में, तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो सीरोलॉजी है और एक शियोलॉजी, सीरोलॉजी का मतलब चाय की खेती, शियोलॉजी शियो है ना, यहाँ पे शीरो, तो शियोलॉजी का मतलब वनों की खेती है ना। और क्या दे रखा है भाई, और दे रखा है प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप दे रखा है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लांटेशन क्रॉप किसे बोलते हैं। आपसे अगर कोई जनरली पूछ ले कि बताओ प्लांटेशन क्रॉप आप किसको बोलोगे, प्लांटेशन क्रॉप किसको बोलोगे, है ना, अगर कोई पूछ ले कि प्लांटेशन क्रॉप किसको बोलोगे, यानी कि रोपण फसलें किसको बोलोगे आप, रोपण फसलें। तो ऐसी फसलें जिनको सबसे पहले तो ऐसी फसलें जिनको समूह में उगाया जाता है, यानी कि इन फसलों को ग्रुप में उगाया जाएगा। और बेटा इनमें अंतराशस्यीय जो क्रिया है ना, ये आसानी से की जा सकती है। अगर समूह में ग्रुप में भी बहुत ज्यादा मात्रा में उगा लिए ना, तो जो अंतराशस्यीय क्रियाएं हैं जिसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग प्रोसेस, ये अंतराशस्यीय क्रियाएं क्या होती है, जैसे मान लीजिए निराई गुड़ाई है ना, तो इन फसलों में निराई गुड़ाई बहुत आसानी से कर सकते हो आप। अंतराशस्यीय जो क्रियाएं हैं वो आसानी से आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसी फसलें जिनको ग्रुप में उगाया जाता है तथा उनकी अंतराशस्यीय क्रियाएं इंटरक्रॉपिंग प्रोसेस आसानी से की जा सकती है, क्या कहलाती है बेटा, प्लांटेशन क्रॉप कहलाती है। समझ में आ गया। एक आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपके इसमें ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, ये सब्जियों को या फलों को उगाने की एक ऐसी तकनीक है जिसमें सबसे पहले फल और सब्जी उगाई जाती है बेटा, फल या सब्जी उगाई जाती है और उन फल या सब्जी को दूरस्थ बाजारों में, जो दूर स्थित बाजार है ना, उसमें बेचने के लिए काम में ली जाती है, दूरस्थ बाजारों में काम में ली जाती है। बेटा जो ये ट्रक शब्द है ना, ये फ्रांस भाषा के ट्रैक्योर शब्द से लिया गया है, किससे, ट्रैक्योर शब्द से, ये भी नोट कर लेना, फ्रांस भाषा के ट्रैक्योर शब्द से लिया गया है, कौन सा, ट्रक गार्डनिंग। तो बेटा ये कंप्लीट होती है आपकी ब्रांचेस। अपन ने सबसे पहले हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन देखा, हॉर्टिकल्चर क्या होती है वो देखा, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेस अपनी कंप्लीट हो गई। अब मैं बात करूंगा बेसिकली कि जो हॉर्टिकल्चर आपके उद्यान विज्ञान है बेटा, इसका क्या इंपोर्टेंस है। आपके क्वेश्चन आ जाए, सपोज कीजिए, और ये आया हुआ क्वेश्चन भी आपके हॉर्टिकल्चर वाले पेपर में, पुराने पेपरों में, कि व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ
हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर जो है, उद्यान विज्ञान जो है, इसका क्या इंपोर्टेंस है एग्रीकल्चर में, ये बताओ। तो अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के इंपोर्टेंस की। किसकी बात करते हैं लाडले? इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ बेटा आपसे, इस क्लास को ध्यान से देख लेना, इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, गारंटी लगा के जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख के रख लेना इस चीज को। अगर इस क्लास से बाहर कोई टॉपिक आया ना, वो आउट ऑफ सिलेबस है, फिर ये मान लीजिए, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस का बेटा मैंने एनालिसिस किया है, यहाँ पे एनालिसिस करके यहाँ पे मैं आपके लिए ये क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर में सबसे पहला इंपोर्टेंस आप लगाइए भोजनीय महत्व, भोजनीय या आहारीय महत्व। जैसे अपन फसलों को खाते हैं, मतलब अनाज वाली फसलें खाते हैं, उसी प्रकार से मानव के लिए बेटा फल और सब्जियां भी खाना बेहद जरूरी है, फल या सब्जियां खाना भी बेहद जरूरी है। और वैज्ञानिकों के अनुसार मानव 50 से 60 ग्राम फल या सब्जी दिन के अंदर खाए तो स्वस्थ मानव कहलाता है। मतलब एक स्वस्थ मानव को दिन के अंदर कहते हैं 50 से 60 ग्राम फल और सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है, ये बताता है। सेकंड यहाँ पे बताया गया है मनोरंजनात्मक महत्व। कौन सा महत्व है? मनोरंजनात्मक, मनोरंजनात्मक महत्व। कैसे? सपोज कीजिए आप ऑफिस जाके आए, है ना, आपकी गवर्नमेंट ड्यूटी है, आप अपने ऑफिस जाके आए, दिन भर आप परेशान रहे, वहां पे आपका माथा दुख रहा है, सर दुख रहा है, अब आपको मनोरंजन की जरूरत है कि यार मैं कुछ ना कुछ करूं जिससे मेरा माइंड सही हो जाए। तो आप क्या करोगे बेटा, आप अपने घर के पास में जो किचन है उसके पास में एक छोटी सी नर्सरी लगाओ, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, किचन गार्डनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाडले? किचन गार्डनिंग बोलते हैं। उस किचन गार्डनिंग में जाओ आप, उसमें खरपतवार है, बैठे बैठे आराम से खरपतवार उखाड़ो, है ना, उसमें फल लगे हुए आराम से फल खाओ वहां पे। उसमें एक ऐसी सेपरेट जगह बनाओ जहाँ पे झूला लगाओ, आराम से मनोरंजन करो अपना, ठीक है। तो ये मनोरंजनात्मक महत्व में भी इंपोर्टेंस आपको देती है। कौन रहे? अरे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में सबसे पहला भोजनीय महत्व, मतलब फल और सब्जियां। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को, जो बिल्कुल स्वस्थ है, उसके कोई बीमारी नहीं है, उसको 50 से 60 ग्राम फल प्रतिदिन खाना चाहिए। 50 से 60 ग्राम फल की रिकमेंडेशन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भी इससे प्राप्त होती है अपन को, हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। कैसे? अपन कोई भी फल है बेटा, उस फल को बाहर दूसरे देशों में बेचेंगे तो उससे जो मुद्रा अपन को आय प्राप्त होगी वो विदेशी आय प्राप्त होगी, जो कि अपने इंडियन रुपीज से ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फसलों की बजाय ज्यादा कैलोरीज, यानी कि फसलों के बजाय ज्यादा पोषक तत्व। ये भी आप सपोज कर सकते हो, फसलों की बजाय, फसलों की बजाय ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स। आप देखते हो फसलों में न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व है वो लिमिटेड मात्रा में मिलते हैं, लेकिन अगर आप केला खाते हो तो केले से जो ऊर्जा मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी, इंस्टेंट एनर्जी, वो ज्यादा मिलेगी बजाय किसके, आप रोटी वगैरह खाते हो उनसे, ठीक है। नेक्स्ट है उपयोगी वस्तुओं के अंदर भी, उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति, ऐसे लिखा हुआ है उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति। नेक्स्ट आपके उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति, तो इससे अपन को उपयोगी वस्तु भी मिल जाती है हॉर्टिकल्चर से, सब्जियां वगैरह परिवार के लिए ये सारी मिल जाती है। नेक्स्ट इनका धार्मिक महत्व भी है मेरे बेटा, धार्मिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व कैसे? जैसे बेलपत्र है वो शिव जी के चढ़ता है, बेर शिव जी के चढ़ते हैं, है ना, ये सारी। नेक्स्ट इसमें बता रखा है कि रोजगार देने का कार्य भी करती है ये हॉर्टिकल्चर। क्या करती है? रोजगार प्रोवाइड करवाती है, रोजगार भी देती है। भाई जो बेरोजगार है वो कोई काम पर जाएंगे, जैसे मैं बात करूँ कोई प्रिजर्वेशन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की कोई यूनिट लगा रखी है किसी ने, मैंने लगा रखी है सपोज कीजिए, तो मेरे को लेबर भी चाहिए, तो लेबर को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है सहायक उद्योगों को बढ़ावा, सहायक उद्योगों को बढ़ावा, यहाँ पे दे रखा है एक सहायक उद्योगों को बढ़ावा। कैसे मिलेगा? जैसे मैंने पीएचडी की कोई यूनिट लगा रखी है, अभी मैंने बोला, तो इससे सहायक उद्योग कौन से होंगे? जो किसान होगा, जो कि टमाटर का उत्पादन कर रहा है, मैं उनसे टमाटर डायरेक्टली जाके लूंगा, तो जो किसान है उनको भी बेनिफिट होगा। तो हॉर्टिकल्चर का इंपोर्टेंस कुछ इस प्रकार से है। विदेशी मुद्रा, भोजन महत्व, मनोरंजनात्मक महत्व, और फसलों की बजाय ज्यादा न्यूट्रिएंट देती है, उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति होती है, धार्मिक महत्व होता है, रोजगार देती है, बहुत सारे मैं बात करूं तो ब्रीफली आपके सामने क्या होता है इसकी इंपोर्टेंस
अपन ला सकते हैं, लेकिन अपन बेसिकली इतनी याद रखेंगे इंपॉर्टेंस में। नेक्स्ट आपके स्कोप दे रखा है बेटा, इस एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है, इस एग्रीकल्चर का सॉरी इस हॉर्टिकल्चर का क्या स्कोप है, इस हॉर्टिकल्चर का क्या स्कोप है बेटा, वो दे रखा है। तो बताओ, देखिए अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कि इस हॉर्टिकल्चर का क्या स्कोप है। तो टॉपिक क्या हो जाएगा अपने, स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। देखो, स्कोप में पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आखिर इसकी फ्यूचर के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपके हॉर्टिकल्चर की, आपके हॉर्टिकल्चर की भविष्य के अंदर क्या क्या आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो देखनी है अपन को। तो सबसे पहले आप सरकारी नौकरी लग सकते हो, सबसे पहले तो आप सरकारी नौकरी लग सकते हो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आप कोई वेराइटी डेवलप कर सकते हो, वैरायटीज डेवलप कर सकते हो बेटा इससे, ठीक है। आप केवीके, जो आजकल केवीके चलते हैं ना कृषि विज्ञान के अंदर, उनमें भी पद आते हैं हॉर्टिकल्चर से, उनमें आप ज्वाइन कर सकते हो। आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो बेटा, बिजनेस कर सकते हो, आप कोई उद्यम स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैं पीएचटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वाला कोई उद्यम स्टार्ट करूं, तो ये क्या है, भविष्य में आने वाली क्या है, स्कोप है, क्षेत्र है, ठीक है। मतलब भविष्य के अंदर मैं ये कार्य कर सकता हूँ हॉर्टिकल्चर से, और हॉर्टिकल्चर में फूलों की इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इनके पैसे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं बेटा, है ना। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फिर आपका नया टॉपिक दे रखा है, एक नया ही टॉपिक आ गया, मतलब पहला और दूसरा शायद 3 टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गए, इतनी सी देर में अपन ने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए। एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, प्रॉपर है, 3 टॉपिक अपने क्लियर हो गए बेटा, है ना। अब अपन देखने वाले हैं क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। जो हॉर्टिकल्चर वाली क्रॉप है ना, उनके लिए क्लाइमेट, क्लाइमेट कितनी प्रकार की होती है ना, हॉर्टिकल्चर वाले फसलों के लिए, हॉर्टिकल्चर वाली फसलों के लिए क्लाइमेट। तो मैं यहाँ पे नया टॉपिक लगा देता हूं, क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। जो उद्यान वाली फसलें हैं ना, उनके लिए जलवायु। तो जलवायु बेसिकली 3 प्रकार की यहाँ पे डिवाइड की गई है। पहली है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसको आप हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलोगे, ट्रॉपिकल बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे रे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलोगे। देखो, इस क्लाइमेट की क्या क्या विशेषता है, इस क्लाइमेट की ये विशेषता है कि अगर ठंड होगी तो ठंड भी कम पड़ेगी, और अगर गर्मी होगी, गर्मी का मौसम होगा तो गर्मी भी क्या होगी, कम पड़ेगी। ये इसकी विशेषता है। मतलब गर्मी में गर्मी भी कम पड़ेगी, सर्दियों में सर्दी भी कम पड़ेगी, लेकिन एक खासियत है बेटा, वर्षा बहुत ज्यादा होगी। वर्षा यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मैं बात करूं लाइकली पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उड़ीसा इसमें आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा इसमें, और केरल आ जाएगा बेटा। अब आप मेरे को बताते जाओ कौन कौन सी क्रॉप इन एरिया के अंदर सबसे ज्यादा होती है। भाई गर्मी के अंदर गर्मी भी कम पड़ेगी, सर्दियों के अंदर सर्दी भी कम पड़ेगी, लेकिन वर्षा रेगुलर होती रहेगी। तो बताओ ऐसे कौन कौन से फ्रूट है। जैसे मैं बात करूं केला हो गया, भाई केरल के अंदर केला होता है बहुत ज्यादा, अनानास हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, और क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे चीकू हो जाएगा, केला अनानास और चीकू। ये पहली आपके जलवायु हो गई, कौन सी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो आज तक आप रटते थे ना जिन चीजों को कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में क्या आएगा, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में क्या आएगा, वो आप यहाँ से समझ सकते हो आराम से, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय में मतलब गर्मियों में गर्मी भी कम पड़ेगी, सर्दियों में सर्दी भी क्या होगी, बहुत कम पड़ेगी, लेकिन बरसात ज्यादा होगी। उसी प्रकार से सेकंड आता है बेटा उपोष्ण कटिबंधीय, अपना वाला एरिया राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, ठीक है। उस उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसमें देखो, इसको बोलते हैं बेटा सब ट्रॉपिकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लाडले, सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का एक इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ के अंदर है। यानी कि इसमें एरिया कौन सा है, सबसे पहले मैं एरिया की बात कर लेता हूँ। एरिया यूपी वाला आएगा बेटा एक तो, है ना। अब आगे और बता दूंगा। इसमें क्या होता है बेटा, गर्मियों के अंदर गर्मी जो है ना वो ज्यादा पड़ती है, गर्मियों के अंदर जो गर्मी है ना
वो ज्यादा पड़ती है, लेकिन सर्दियों के अंदर जो सर्दी है ना, सर्दियों के अंदर सर्दी वो क्या होती है, वो कम पड़ती है। मतलब इसमें उल्टा है कि सर्दियों के अंदर सर्दी तो बहुत कम पड़ेगी, लेकिन जब गर्मी आएगी तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। अरे राजस्थान का एरिया इसमें आ रहा है बेटा। आप मेरे को एक चीज बताओ, राजस्थान का एरिया इसमें आ रहा है। राजस्थान में बेसिकली गर्म हवाएं वगैरह चलती रहती है, मतलब एरिया कैसा है, गर्म है। उसी प्रकार से राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, अरे बेटा पंजाब हो गया, ठीक है, ये आ जाएंगे इसमें। इसमें फ्रूट्स कौन कौन से आएंगे, बेर हो गया, रे अमरूद हो गया, खजूर हो गया, है ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। बेर हो गया, अमरूद हो गया, खजूर हो गया, है ना, पपीता हो गया, ये सारी किस में आ जाएगी, आपके उपोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में आ गया। आंवला हो गया, है ना, ये सारी। अब मैं तीसरी जो आपकी जलवायु है बेटा, वो तीसरी जलवायु लेकर चल रहा हूँ। तीन ही जलवायु भागों में आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे ना, टेम्परेट बोलोगे, टेम्परेट, टेम्परेट क्लाइमेट, है ना। इसमें क्या होगा अभी, इसमें ना तो गर्मी पड़ेगी, ना इसमें और कुछ ज्यादा अपन को देखना है। इसमें होगा बेटा हमेशा ठंड रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, ऐसा एरिया जिसमें हमेशा ठंड रहे। वर्षा होती है दबा के, वर्षा होती है बेटा 125 mm से ज्यादा, 125 mm से ज्यादा जहाँ पे वर्षा हो, ऐसा एरिया। एरिया कौन कौन सा हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा आपके जम्मू वाला, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, ये जो पहाड़ी इलाके है ना, ये। क्रॉप्स कौन सी हो जाएगी आपके हॉर्टिकल्चर में, तो बेटा आपने सुना होगा सेब, नाशपाती, सेब, नाशपाती, अखरोट और बादाम। जो महंगी चीजें होते हैं ना बेटा, वो ठंड के इलाकों में होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका दूसरा टॉपिक या तीसरा जो भी है वो कंप्लीट हो गया है कि क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जो आपके उद्यान वाली जितने भी जो क्रॉप्स है उनके लिए कौन कौन सी क्लाइमेट चाहिए। मैं बोल दूं, जैसे केला पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना, और मैंने बोल दिया कि इसके लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु पर्याप्त रहती है, तो आप समझ जाओगे। मतलब सर्दी के अंदर सर्दी भी कम और गर्मी के अंदर गर्मी भी कम, लेकिन बरसात ज्यादा होती है, केरल के अंदर होता है, ये चीज समझ जाओगे। तो यही चीज समझाने का मेन उद्देश्य था, ठीक है। जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आपका ये कोर्स जोड़ा गया है, आपका ये मैं बात करूं टॉपिक जोड़ा गया है, इसका मेन उद्देश्य यही था कि स्टूडेंट आराम से पहले पहले समझ जाए, ठीक है। तो तीन प्रकार से होता है, पहला है उष्ण कटिबंधीय, दूसरा है आपके उपोष्ण कटिबंधीय बेटा, और तीसरा शीतोष्ण कटिबंधीय। आप नोट कर लो इनको एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपके हैं नर्सरी बेड का, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका नर्सरी बेड का। आप देखोगे कि सबसे पहले ये देखना है आपको कि नर्सरी क्या होती है, फिर ये देखना है कि जो नर्सरी बेड है जिसमें अपन नर्सरी लगाते हैं, पौधे लगाते हैं छोटे, तो वो क्या होती है और उसको तैयार कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन सा कंटेंट अपन मिलाते हैं नर्सरी तैयार करते टाइम, क्या नर्सरी की लंबाई होती है, चौड़ाई क्या होती है, गहराई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, सारी चीजें कौन कौन सी बातों का अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, नर्सरी रेजिंग एंड इट्स इंपोर्टेंस। टॉपिक क्या है, नर्सरी रेजिंग यानी कि मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस। देखो सबसे पहले ये जानना जरूरी है आपका कि नर्सरी किसे बोलते हैं बेटा। तो नर्सरी जो है वो बेटा एक सीमित क्षेत्र होता है। नर्सरी क्या है, एक सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया होगा। नर्सरी क्या है बेटा, एक सीमित क्षेत्र है जहां पर आप छोटे छोटे, जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना, छोटे छोटे बीजों और महंगे बीज होंगे ना उनको उगाओगे। अरे सस्ते बीज होंगे उनको खेत में उगा दिया, नुकसान हो गया, क्या फर्क पड़ता है, रे पड़ता है क्या, इससे नहीं पड़ेगा। इसलिए छोटे छोटे और महंगे बीजों को उगाया जाता है, छोटे छोटे एवं महंगे बीजों को उगाते हैं, महंगे बीजों को उगाते हैं और उनकी प्राथमिक देखभाल की जाती है, प्राथमिक देखभाल की जाती है। अरे कैसे रे, सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेता हूँ। सपोज कीजिए जब कोई नया बच्चा होता है जो कि जन्म लेता है, तो वो छोटा होता है और अपने माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा महंगा होता है भाई। कीमत है ना वो अपन तोल नहीं सकते भाई। जिनके पहली संतान पैदा होती है उनके लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो वो उनकी प्राथमिक शुरुआती अवस्था में देखभाल करते हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है
फिर वो खुद अपने आप को सर्वाइव करने लगता है, दूध खुद पी लेता है वो, उसको खेलना होता है खुद अकेला खेल लेता है, सारी चीजें अकेले वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो नर्सरी के अंदर जब अपन छोटे छोटे और महंगे बीजों को लगाएंगे, फिर उनकी प्राथमिक देखभाल करेंगे, मतलब पहले प्राइमरी उसमें अगर कोई खरपतवार उग गया तो खरपतवारों को उखाड़ेंगे, सारी चीजें कर लेंगे। उसके बाद में पौधा इतना बड़ा हो जाता है कि खुद को सर्वाइव कर ले, तो अपन नर्सरी के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको यानी कि खेतों के अंदर क्या कर सकते हैं, नर्सरी से ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक नया टॉपिक आ रहा है आपके कि नर्सरी बेड का आकार क्या होना चाहिए। अगर आप नर्सरी लगाते हो तो उस नर्सरी बेड का आकार क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ना। तो नर्सरी बेड का आकार अपन देखेंगे, नर्सरी लगाने के लिए सबसे पहले उस नर्सरी की लंबाई क्या होनी चाहिए, उस नर्सरी की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, और उस नर्सरी की ऊंचाई ऊंचाई क्या होनी चाहिए, गहराई नहीं आएगी यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अरे आप मेरे को ये बताओ, ये कोई अपना खेत है बेटा, इस खेत के अंदर आप नर्सरी लगाना चाहते हो, तो क्या इस गड्ढे बनाकर ऐसे नर्सरी लगाओगे क्या, कि सर ऐसे तो नहीं लगाएंगे हम। मतलब आप जो आपकी सतह है जमीन की उससे ऊपर ही करके लगाओगे तो ऊंचाई। ठीक है, लंबाई होगी बेटा 33 फुट लंबी आपके होनी चाहिए। नर्सरी आप लगाते हो ना, एक क्यारी बनाते हो नर्सरी की, तो वो 33 फुट ऊपर होनी चाहिए। उसकी जो चौड़ाई है वो 2 फुट होनी चाहिए। चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 2 फुट होनी चाहिए। उसी प्रकार से ऊंचाई भी उसकी 2 फुट होनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है आपके न्यू टाइप वाले में कि 1 हेक्टर भूमि के लिए, 1 हेक्टर में 4 बीघा पक्की जमीन होती है बेटा, 1 हेक्टर भूमि के लिए कितनी क्यारियां आप बना सकते हो, नर्सरी बेड कितनी बना सकते हो, तो बेटा 15 क्यारी आप बना सकते हो। कितनी क्यारी रे, 15 क्यारी बना सकते हो 1 हेक्टर भूमि के लिए, 15 क्यारी। ठीक है, ये नोट कर लो कि नर्सरी बेड का आकार क्या होता है। अब जो नर्सरी बेड है इसमें कौन कौन से मिश्रण मिलाएंगे, अपन ने क्या कर लिया, अपन ने ये कोई खेत था इसमें ये देख लिया कि अपन नर्सरी लगाएंगे तो उस नर्सरी के अंदर कितना आकार है, अपन ने आकार देख लिया। अब उस नर्सरी के अंदर अपन क्या करेंगे, कुछ मिश्रण ऐड करेंगे उस नर्सरी को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो नया टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, नर्सरी बेड के लिए मिश्रण। क्या हो जाएगा रे, नर्सरी बेड के लिए मिश्रण। आवाज क्लियर आ रही है क्या, चेक कर लेना। नर्सरी बेड के लिए मिश्रण नया टॉपिक है, यहाँ पे नर्सरी में चल रहा है, अभी पढ़ा है ना। तो नर्सरी बेड के लिए मिश्रण कैसे तैयार करते हैं, नर्सरी बेड है तो मिश्रण कौन कौन सा मिश्रण लेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को चाहिए कि गोबर की खाद FYM चाहिए कि कितने टोकरी रे, FYM अपन को 4 टोकरी चाहिए कि कितने टोकरी, 4 टोकरी। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो एक टोकरी आती है ना, वो एक टोकरी 15 किलो की होती है। कितने किलो की रे बेटा, 15 किलो की। उसी प्रकार से अपन को मिट्टी चाहिए कि अगर अपन FYM नहीं डालते तो बेटा एक ऑप्शन अपने पास में रहता है, आप कंपोस्ट की खाद भी डाल सकते हो, सेम 4 टोकरी। फिर चाहिए कि आपको मिट्टी यानी कि बालू या दोमट मृदा भी आप ले सकते हो, वो भी सेम 4 टोकरी। ठीक है, नेक्स्ट आप धान का भूसा ले सकते हो बेटा, इसमें भी छाने के लिए धान का भूसा चारा, वो भी सेम 4 टोकरी आप ले सकते हो। बेटा आपके पास में आती है राख, राख भी आप मिला सकते हो, वो केवल आपको 2 टोकरी मिलाना है। कितनी टोकरी रे, 2 टोकरी मिलाना है राख, है ना। लाल मिट्टी, बालू मिट्टी ये भी आप ले सकते हो। कुल मिलाकर कितनी टोकरियां आपको कंप्लीट करनी है, इसमें 31 टोकरी कंप्लीट करनी है। अगर आपकी कोई भी नर्सरी आप लगाते हो बेटा, तो उस नर्सरी में 31 टोकरी अगर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, मिश्रण की, तो ये मान लीजिए कि आपकी जो नर्सरी है वो तैयार है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अभी तक अपन अपने पास में कोई भी फील्ड था, उस फील्ड के अंदर अपन ने सबसे पहले नाप वगैरह ले ली उसकी, मतलब नर्सरी की आकार ले लिया, उसके बाद में उसमें अपन ने मिश्रण डाल दिया। ठीक है, अब मिश्रण के बाद में नया टॉपिक आपके दे रखा है, इस नर्सरी बेड को अब अपन भरेंगे। तो भरने के लिए ये मिश्रण अपन ने तैयार कर लिया 31 टोकरी का। ठीक है, 31 टोकरी का अपने पास में मिश्रण तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब अपन उसको नर्सरी के अंदर कैसे डालेंगे, नर्सरी के अंदर कैसे डालेंगे वो चीजें देखेंगे बेटा। तो टॉपिक क्या है, नर्सरी बेड को भरना। नर्सरी बेड को कैसे भरेंगे, ये टॉपिक आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, नर्सरी से संबंधित। कि आम की कोई नर्सरी है तो उसमें नर्सरी को भरने की प्रोसेस बताइए, तो फिर किस प्रकार से आप लिखोगे वहां पे। तो शॉर्ट में लेकर चल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखो नर्सरी बेड को कैसे भरते हैं, नर्सरी बेड को भरना। नर्सरी बेड को भरना आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले नर्सरी बेड को भरने के लिए सबसे नीचे नीचे जो है ना, नीचे का पोर्शन,
ये कोई भी खेत है अपना, तो इसमें जो नीचे का पोर्शन है ना, तो सबसे नीचे आपको क्या करना है, देखो सबसे नीचे, सबसे नीचे आपको करना है बेटा कंकड़ पत्थर बिछाने हैं आपको। सबसे नीचे क्या करना है, कंकड़ पत्थर बिछाना है। सबसे नीचे कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर बिछाने हैं, लगभग 6 इंच मोटी परत आपको बिछानी है। कितने इंच रे, 6 इंच मोटी परत आपको बिछानी है। उसके बाद में मिट्टी आपको बिछानी है, मिट्टी। और मिट्टी के साथ में क्या है ना, नर्सरी के अंदर बेटा जो मिट्टी जनित रोग है वो बहुत ज्यादा होते हैं। नर्सरी के अंदर जब आप नर्सरी लगाते हो तो मिट्टी जनित रोग बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं नर्सरी में। तो आप साथ में कॉपर की दवाई भी मिला दो, कॉपर युक्त दवाई मिला दो, उसमें कॉपर युक्त दवाई भी मिला दो आप। तो इसकी कितनी परत होनी चाहिए बेटा, इसकी 1 किलो परत होनी चाहिए, 1 केजी की परत होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करो, इसमें हल्की सी सिंचाई कर दो, हल्की सी सिंचाई कर दो। उसके बाद में फिर से आप मिट्टी मिलाओ, जो कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए आपकी, बालू मर्दा होनी चाहिए। इसकी 2 इंच या 2 से 4 इंच आप ले सकते हो, 2 से 4 इंच मोटी परत आप ले सकते हो। तो बताओ कितने इंच का हुआ, 6 इंच, 7 इंच और 3 10, लगभग 11 इंच का मैटर हो गया आपके, 11 इंच का मैटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भरोगे। कैसे भरोगे, सबसे नीचे की जो परत होगी उसमें कंकड़ पत्थर डालोगे 6 इंच तक। उसके बाद में मिट्टी डालोगे, और जो मिट्टी जनित रोग है उनसे बचाने के लिए आप कॉपर युक्त, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, वो डाल दोगे 1 किलो। उसके बाद में हल्की सी सिंचाई कर दोगे। उसके बाद में आप क्या कर दोगे, नई मिट्टी लाकर यहाँ पे डाल दोगे। तो ये नर्सरी बेड को अपन ने भर दिया। अब अपन नर्सरी बेड में बीज लगाएंगे बेटा। अब क्या लगाएंगे, नर्सरी बेड में बीज लगाएंगे। तो वो कैसे लगाते हैं वो भी देख लो साथ के साथ। नर्सरी बेड में बीज कैसे लगाते हैं, नर्सरी बेड में बीज लगाना। नर्सरी बेड में बीज कैसे लगाएंगे बेटा, सबसे पहले एक यंत्र आता है बेटा, एक यंत्र आता है जिसको बोलते हैं अपन मार्कर चिन्ह। उसमें मार्कर चिन्ह आता है वो, है ना, ये कोई मार्कर चिन्ह है बेटा। इसमें कुछ ऐसी संरचनाएं आती है, ऐसी, है ना, और यहाँ पे मार्क किया होता है। तो आप नर्सरी में ले जाकर और उस मार्क चिन्ह को दबाओगे ना, तो जहां पर आपको पौधे लगाने हैं या बीज लगाना है वहां पे ऐसे मार्क हो जाएंगे, राउंड शेप के मार्क हो जाएंगे। तो नर्सरी में बीज लगाने के लिए कौन सा आपको इम्प्लीमेंट्स चाहिए होगा, यंत्र चाहिए होगा, तो मार्कर चिन्ह चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, बीज जो है आपके, बीज उनको थायरम और केप्टान, थायरम और केप्टान, थायरम और केप्टान के 2 से 3 ग्राम से आप उपचारित करोगे। भाई बीजों को आप बीज जनित रोग से बचाने के लिए बीजोपचार तो करना जरूरी है नर्सरी में लगाने से पहले। तो 2 से 3 ग्राम आप थायरम और केप्टान यहाँ पे ले सकते हो। अब 1 किलो जो आपके बालू मर्दा है बेटा आपके पास में, जो आपने नर्सरी बेड भरी थी उसमें 1 किलो ऊपर बालू मर्दा थी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 250 ग्राम फाइटोलोन दवा उसमें मिलानी है आपको, 250 ग्राम फाइटोलोन दवा मिलानी है। ठीक है, उसके बाद में आपको सीड लगा देने हैं, सीड लगा देने हैं। जो मार्कर चीनी यहाँ पे थे ना उसमें बीज गिरा देने हैं। जब नर्सरी बेटा 14वें दिन तक हो जाए, मतलब 14 दिन की हो जाए, तो 14वें दिन आपको फिर से ये 250 ग्राम क्या मिलाना है, फाइटोलोन मिलाना है। क्योंकि नर्सरी के अंदर बेटा मर्दा जनित जो रोग है ना वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर मर्दा जनित का अपन ने पहले पहले नियंत्रण कर दिया, भाई कॉपर युक्त दवा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अपन ने मिला दिया उसमें। अब बात किसकी आती है कि बीज जनित रोग फैलेगा। ठीक है, तो बीज जनित बचाने के लिए पहले अपने फाइटोलोन मिला दिया 250 ग्राम, फिर अपन 14वें दिन वापस से 250 ग्राम फाइटोलोन उसमें मिला देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। 2 मिनट का ब्रेक आपके लिए, पानी वगैरह पी लो बेटा। अब देखो, नर्सरी बेड में अपन ने बीज लगा दिया बेटा कंप्लीट। ठीक है,
तो ये नर्सरी का पूरा टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है आपका। अपन ने क्या क्या देखा बेटा, सबसे पहले नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या मिश्रण होता है, कैसे बढ़ते हैं, उसमें बीज कैसे लगाते हैं, ये चीजें देखी है। और ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं भी इसको स्किप कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक चलता है वो टॉपिक चल रहा है बेटा यहाँ पे प्लांट प्रोपोगेशन, पादप प्रवर्धन। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके हॉर्टिकल्चर वाले पूरे सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट प्रोपोगेशन, पादप प्रवर्धन का। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं, इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं वो, है ना, इस तरह में समझ में नहीं आता क्या क्या करना है। तो आज मैं कंप्लीट अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लगा लो प्लांट प्रोपोगेशन, पादप प्रवर्धन। पादप प्रवर्धन बेटा किसको बोलते हैं प्रवर्धन? अरे किसको बोलते हैं प्रवर्धन भाई? प्रवर्धन किसको बोलते हैं? पौधे द्वारा अपने समान संततियां पैदा कर कर अपनी संख्या के अंदर क्या करता है, वृद्धि करता है। कोई भी प्लांट है बेटा वो अपने समान संततियां उत्पन्न करता है, और अपनी संख्या के अंदर, अपनी जो जनसंख्या है उसके अंदर क्या करता है, बढ़ोतरी करता है, वृद्धि करता है। ठीक है बेटा, देखो प्रोपोगेशन बेसिकली दो प्रकार से होता है पादपों में। पहला प्रोपोगेशन बेटा सेक्सुअल प्रोपोगेशन, सेक्सुअल प्रोपोगेशन मतलब लैंगिक प्रोपोगेशन, लैंगिक प्रवर्धन इसको बोलते हैं बेटा, लैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप समझते रहना, कान खोल के सुन लेना बेटा, है ना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। तो पहला प्रोपोगेशन का पार्ट सेक्सुअल प्रोपोगेशन, दूसरा टाइप आता है इसका एसेक्सुअल, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मतलब अलैंगिक प्रवर्धन। ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, आपको बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर बेटा ये वाला पढ़ना है, अलैंगिक वाला कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है लैंगिक प्रवर्धन। बेटा लैंगिक प्रवर्धन किससे होता है? बीज से ही होता है। जो बीज से जितने भी आपके प्लांट लगते हैं ना वो लैंगिक प्रवर्धन में आते हैं, तो इसमें तो ज्यादा कोई है नहीं। इसको अलैंगिक प्रवर्धन को बेटा आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अन्य नाम पूछे जाए तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल दो, चाहे कायिक प्रवर्धन बोल दो। मतलब इसमें अगर अपन नया पौधा तैयार करेंगे तो वो बीज के द्वारा नहीं होगा, वो किसके द्वारा होगा बेटा? पौधे के जड़ से, तना से और पत्ती से। पौधे के जड़ और तना पत्ती से अपन को बीज नया, यानी कि मैं बात करूं तो नया प्लांट आपको तैयार करना है, जड़ से, तना से और पत्ती से। ठीक है, ये आपके एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है। तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन को रखते हैं अपन साइड में, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, यानी कि इसमें आप जड़, तना और पत्ती, पौधे के जड़, तना और पत्ती भाग काम में लोगे। तो देखो इसमें सबसे पहला बेटा आपके आता है जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है ना, वो किन किन विधियों से होता है। तो सबसे पहली जो विधि है वो है आपकी डिवीजन, डिवीजन। फिर है लेयरिंग, है ना, फिर है कटिंग, फिर है बडिंग, फिर क्या है? ग्राफ्टिंग। ये पढ़ी है ना आपने, ग्राफ्टिंग वगैरह, है ना, ये सारी चीजें हैं। डिवीजन, विभाजन, फिर उसके बाद में लेयरिंग, कटिंग, कलम, बडिंग, कलिकायन, ये सारी चीजें है ना। तो मैं अभी तो इनको क्लियर करता हूं, अपन बात करेंगे सबसे पहले डिवीजन में, विभाजन में। डिवीजन, डिवीजन, है ना, तो देखना डिवीजन में क्या होता है। डिवीजन, डिवीजन के अंदर सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसमें जो प्रवर्धन होगा वो किनके द्वारा होगा, है ना। तो डिवीजन में आपको ध्यान रखना है पौधे के रनर्स से अगर कोई प्रवर्धन हो रहा है, आपने देखा होगा, आपने विभिन्न, जो मैं बात करूं तो हॉर्टिकल्चर के अंदर क्रॉप्स बड़ी होगी, जैसे मैं बात करूं तो आंवला और उसी के साथ खजूर, बेर, आम, है ना। तो इनका प्रवर्धन किससे होता है? तो उसमें कई कई जगह लिखा हुआ आता है रनर्स से, शकर्स से, है ना। तो रनर्स इसमें आएगा बेटा, शकर्स भी इसमें आएगा, और ऑफ शूट भी इसमें आएगा बेटा। रनर्स, शकर्स और ऑफ शूट, है ना। उसके साथ में राइजोम भी इसमें आएगा बेटा, राइजोम, और बल्ब ये भी इसमें आएगा, है ना। तो ये याद रखना है डायरेक्टली आपको कि जो डिवीजन वाला पार्ट है, विभाजन वाला पार्ट है, उसमें अपन को क्या क्या देखना है। सबसे पहले रनर्स, फिर उसके बाद में शकर्स, उसके बाद में ऑफशूट, फिर राइजोम, फिर बल्ब। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा रनर्स की। रनर्स इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में भूस्तारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? भूस्तारी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? भूस्तारी। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले ये याद रखना है कि जो रनर्स है ना, ये एक तना होता है, ये है तना होता है। रनर्स किसे बोलते हैं? ये एक तना होता है ना। पार्ट किसका है? रनर्स तने का, ठीक है। इसमें दूब घास की तरह, इसमें बेटा जो दूब घास आपके दूब देखी है ना आपने, दूब घास, उसकी तरह जड़ें पाई जाती है, गांठें पाई जाती है ना, गांठें पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। दूब घास की तरह गांठें पाई जाती है ना, दूब घास की तरह गांठें पाई जाती है, जो कि जड़ उत्पन्न करती है। ये क्या करती है? जड़ उत्पन्न करती है। कैसे? देखना, ये ऐसी कुछ दूब घास ऐसे आती है जमीन के अंदर, ऐसे ही तो चलती है। तो जो यहाँ पे टच हो रहा है ना भाग बेटा, यहाँ पे गांठ बन जाती है, गांठ के बाद में यहाँ पे जड़ बनती है, ठीक है। यहाँ पे जड़ बन गई और यहाँ पे जड़ बन गई। आप क्या करोगे? रनर्स, रनर्स के अंदर इसमें दूब घास की जड़ जड़ पाई जाती है। तो आप कोई भी अगर रनर्स के द्वारा नया पौधा लगाना चाहते हो तो यहाँ से काटो उस प्लांट को, भाई यहाँ पे जड़ है, यहाँ से काटो और नया पौधा आप यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसे होता है, मतलब ये सर्पिलाकार में, सर्पिल आकार में, सर्प के जैसे, सांप के जैसे चलती है। जहां पर गांठ होती है वहां पे जड़ें बनती है और वहां से आप काट कर नया पौधा विकसित कर सकते हो। ये बेसिकली रनर्स से परिवर्तन किसमें होता है? तो स्ट्रॉबेरी जो आपके होता है ना, स्ट्रॉबेरी, उसमें परिवर्तन किससे होता है बेटा? रनर्स से होता है। बोलो समझ में आया? रनर्स जो होता है बेटा वो एक तने का भाग होता है। इस रनर्स में जो जड़ें पाई जाती है वो दूब घास की तरह पाई जाती है, फैलती है। जी, जहां पे गांठ बनती है वहीं पे नई जड़ बनती है, वहां से काटो आप पौधे को और नए फील्ड के अंदर आप लगा दो। बोलो समझ में आया रनर्स? ये सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेटा रनर्स के बाद में आपके लेकर चलता हूँ मैं आपको शकर्स पे, शकर्स पे। तो डस्टर में ले लेता हूँ। तो रनर्स समझ में आ गया आपको। अब मैं नेक्स्ट दूसरा लेकर चलता हूँ आपको शकर्स पे। रनर्स के बाद में शकर्स। रनर्स में समझ में आ गया कि दूब घास की तरह उसमें तना पाया जाता है, जहां पे गांठ बनेगी वहां से काटो, दूसरी जगह लगा दो। दूसरा है शकर्स, इसको बोलते हैं अंतः बूस्टरी। इसमें अंतः लगा हुआ है, मतलब अंदर, भू, भू मतलब भूमि, भूमि के अंदर होगा, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो होते हैं ना, ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो या तो जड़ क्षेत्र में या भूमिगत तनों में पाया जाता है, जड़ क्षेत्र में या भूमिगत तने में पाया जाता है। कौन? शकर्स, है ना। जैसे मैं बात करूं, केले का पौधा देखा है ना आपने, ये केले का पौधा है बेटा। तो इसकी ये जड़ क्षेत्र है ना, ये जड़ क्षेत्र, तो यहाँ पर एक गांठ पाई जाती है बेटा, यहाँ पर क्या पाई जाती है? गांठ पाई जाती है। तो आपको थोड़ा सा खोद कर मिट्टी को और यहाँ से पौधा काट कर और दूसरी जगह लगाना पड़ता है, तब जाके नया केला बनता है, नए केले का प्लांट बनता है। तो ये क्या है? ये जड़ों के अंदर पाया जाएगा, या तो या जो भूमि के अंदर जो तना पाया जाता है वहां पर पाया जाता है ये शकर्स। जबकि जो रनर्स है वो कहाँ पे पाए जाएंगे बेटा? वो सर्पिला आकार में ऐसे कुछ करके दूब आती है, जहां पे गांठ है जो मिट्टी के अंदर दबी हुई है वहां पर पाए जाएंगे। जबकि ये जो शकर्स है बेटा, ये शकर्स क्या होते हैं? ये भूमिगत तना होता है या जड़ वाला तना होता है। जैसे ये जड़ है, जड़ क्षेत्र में यहाँ पे गांठ पाई जा रही है, तो इस गांठ को यहाँ से काटो, दूसरी फील्ड में या दूसरे क्षेत्र में आप लगा दो तो नया पौधा बन जाएगा। तो ये बेसिकली किस में काम में आता है बेटा? ये आपके आता है केले में। केले का परिवर्तन किससे करते हैं? शकर्स से, ठीक है। आपको इतना सा ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास में है ओप शूट। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया सबसे पहले रनर्स के बारे में बता दिया, रनर्स मतलब ऐसे जमीन के अंदर सर्पिल आकार। फिर मैंने शकर्स के बारे में बताया, ये कोई प्लांट है बेटा, इसका ये जड़ क्षेत्र है, ये जड़ क्षेत्र भूमि के अंदर है ऐसे दबा हुआ। अब मैं यहाँ पर कोई गांठ मेरे को मिल गई, मैं यहाँ से काटूंगा, दूसरी जगह लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ऑफ शूट की। किसकी रे? ऑफ शूट की बात करता हूँ मैं। ऑफ शूट आपने देखा होगा खजूर के अंदर करते हैं, ऑफ शूट से प्रवर्धन खजूर में। तो कैसे होता है, क्या होता है ऑफ शूट? ऑफ शूट, ऑफ शूट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूस्तारिका, भूस्तारिका ये बोलते हैं इसको। तो देखो ऑफ शूट क्या होता है, ये है ना ऑफ शूट, ये खजूर का पेड़ है ना। तो ऑफ शूट किसे बोलते हैं बेटा? ये खजूर के अंदर है, जो मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रेजेंट होगी खजूर में, यहाँ पर गांठें पाई जाती है, खजूर का पेड़ है। तो ये जो इसका आधार भाग है ना, ये वाला सरफेस है इसकी आधार भाग, इसके ऊपर गांठें पाई जाती हैं। यहाँ से काटो और दूसरा प्लांट फील्ड के अंदर आप लगा दो तो वहां पर खजूर लग जाएगा। मतलब ये ना तो जड़ के क्षेत्र में होता है
और ना ऐसे घुमावदार सर्पिल आकार में होता है। ये कैसे होता है, ये तना है पूरा, तो ये जो आधार भाग जो मिट्टी से टच हो रहा है ना, उसके ऊपर एक गांठें पाई जाती है, तो उस गांठों को हटाओ और दूसरे फील्ड में आप लगा दो। तो ये क्या होता है बेटा, ये आधार भाग में प्रेजेंट होता है। पौधे के कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आधार भाग में। और किस रूप में प्रेजेंट होगा बेटा, गांठ के रूप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो खजूर। खजूर में किससे परिवर्तन करते हैं, ऑफ शूट से। साथ में आप लिख सकते हो अनानास, अनानास में भी इससे ही करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, एक और बता देता हूं मैं आपको उससे पहले, राइजोम। राइजोम जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं। राइजोम को क्या बोलते हैं बेटा, प्रकंद। ये क्या होता है, एक ये भी भूमिगत तना होता है। राइजोम क्या होता है, भूमिगत तना, या ये आभासी तना होता है बेटा। आभासी तना मतलब कच्चा तना, आभासी तना या कच्चा तना होता है। तो इस कच्चे तने में क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है, कोमल होता है, इसमें गांठें पाई जाती है। और ये जो गांठें हैं इन्हीं से नई जड़ बनती है। ठीक है, इसका उपयोग भी आप बेसिकली केले में करते हो। इसका उपयोग भी किससे करते हो रे लाडले, केले में करते हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या बताया डिवीजन वाले पार्ट में। डिवीजन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया सबसे पहले रनर। रनर्स क्या थी, सर्पिल आकार में चल रही थी, जहां पर गांठ बनती है, जो सर्पिल आकार में दूब घास चलती है, जहां पर जो जमीन से टच होती है वहां गांठ बनती है, वहां से काटो दूसरी जगह लगा दो। सकर्ष क्या था, सकर्ष क्या था, सकर्ष आपके जड़ क्षेत्र में या भूमि के अंदर पाए जाने वाला तना था, वहां पर गांठें बनती है, वहां से काटो अलग लगा दो। तीसरा मैंने क्या बताया, ऑफ फ्रूट। ऑफ फ्रूट क्या होता है, ये कोई प्लांट है, ये लगा हुआ है प्लांट, तो इसकी जो सरफेस है ना, यहाँ पे गांठें पाई जाएगी वो। उसके बाद में राइजोम। राइजोम किसका पार्ट है, आपके केड़े वाला जो प्रवर्धन है ना, जैसे मैंने सकर्ष बताया था उसका ही पार्ट है। ठीक है, तो ये आपके डिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं बात करूंगा बेसिकली कटिंग। कटिंग अपन देखने वाले हैं कि कटिंग में क्या क्या आते हैं, कौन कौन सी कटिंग आती है ना। तो अब परिवर्तन किससे करेंगे, अपन कटिंग के द्वारा करेंगे। अब परिवर्तन किससे करेंगे रे, कटिंग के द्वारा करेंगे। अरे समझ में तो आ रहा है ना, अरे देखो दूसरी विधि है आपके कटिंग, कौन सी है, कटिंग। इसको बोलते हैं बेटा कलम। कटिंग को क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पौधा है, कोई भी पौधा, उस पौधे का कुछ भी भाग ले लेंगे, उस भाग को मात्र पौधे से अलग करके, मात्र पौधे से अलग कर दिया जाता है, और फिर मात्र पौधे से क्या करते हैं, अलग करते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं। जैसे ये कोई पौधा था बेटा, है ना, ये कोई पौधा था, और इस पौधे की ये कोई टहनी थी। ठीक है, ये कोई टहनी थी, मैंने ये टहनी यहाँ से काटी, और ये इसका क्या है, ये इसकी मम्मी है, मतलब इस पे ही तो ये फल रहा है, ये इस पे ही तो लगा हुआ है, इससे मैंने अलग की और दूसरी जगह लगा दिया। मतलब ये क्या है, इसका मात्र पौधा है, इससे मैंने अलग कर दिया। ये क्या है, कलम है। इसके बहुत सारे प्रकार है, जैसे मैं सबसे पहले लूं तो इसमें है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग इसका एक प्रकार आता है बेटा, स्टेम कटिंग, जिसको बोलते हैं हिंदी में तना कलम। हिंदी में क्या बोलते हैं, तना कलम। इस तना कलम के भी बहुत सारे पार्ट है। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है एक ऐसा तना जो कि हार्ड है, मतलब कठिन, जटिल, हार्ड वुड कटिंग बोलते हैं। हार्ड वुड कटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं कठोर काष्ठीय कलम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, कठोर काष्ठीय कलम बोलते हैं, कठोर काष्ठीय कलम, हार्डवुड कटिंग। ठीक है, पहले मैंने आपको डिवीजन के बारे में बताया, रनर्स, सकर्स, ऑफशूट। उसके बारे में मैंने क्या क्या बताया, रनर्स, सकर्स, ऑफशूट, राइजोम, ये सारी चीजें बताई, है ना। फिर मैंने कटिंग स्टार्ट की। तो कटिंग मैंने बोला कि कोई भी पौधा है, उसका ऐसा कोई भाग, कोई भी भाग है पौधे का, कोई भी भाग, उसको अपन उसके मात्र पौधे से, उसके पेरेंटियल प्लांट से अलग कर देंगे। फिर मैंने बोला कि ये मेजरली बहुत टाइप का होता है, इसमें सबसे पहला टाइप मैंने लिया तना कलम, स्टेम कटिंग। फिर मैंने बोला कि स्टेम कटिंग भी बहुत सारे प्रकार का होता है। तो स्टेम कटिंग में सबसे पहला प्रकार कौन सा है, हार्डवुड कटिंग, जिसको हिंदी में क्या बोल रहा हूँ, कठोर काष्ठीय कलम बोल रहा हूँ बेटा। देखो इस कठोर काष्ठीय कलम में आप जब भी प्रोपोगेशन करोगे, तो ये टहनी आप ले रहे थे यहाँ से, है ना, इस प्लांट से, तो ये टहनी है बेटा, ये टहनी कितने पुरानी होनी चाहिए, तो 1 साल पुरानी होनी चाहिए, है ना, 1 साल पुरानी हो, 1 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 1 साल 2 महीने पुरानी होगी तो वो नहीं चलेगी, ओनली 1 साल पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टहनी की लंबाई।
किसकी बात करता हूँ, इस टहनी की लंबाई की बात करता हूँ। तो टहनी की लंबाई कितनी होनी चाहिए आपको, 20 से 22 सेंटीमीटर लंबी टहनी लेनी है। टहनी 1 साल पुरानी नहीं होनी, 1 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए पुरानी में। लंबाई 20 से 22 सेंटीमीटर आपको लेनी है, ठीक है। जमीन की जो सतह है ना, अब टहनी ले ली, जमीन की सतह आपको 6 बाई 6 सेंटीमीटर पर लगानी है, ठीक है। यानी कि जमीन सतह पर 6 बाई 6 सेंटीमीटर का एक क्या कर देना है, आपको कट लगा देना है। चाहे ऐसे वी आकार का लगा दो, कैसे भी कट लगा दो, है ना। आपको क्या करना है इसमें, देखो सब इस हार्डवुड कटिंग में, इस हार्डवुड कटिंग में 2/3 भाग है ना, 2/3 भाग ये तो आपको जमीन में रखना है, और 1/3 भाग है ना, ये जमीन के ऊपर रखना है। कैसे कैसे रे, ये आपके पास में कोई भी टहनी थी, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक टहनी लाकर लगा रहे हो, दूसरी नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस टहनी पे 6 बाई 6 सेंटीमीटर का चीरा लगाओगे, कट लगाओगे। कट लगाकर इसको मर्दा के अंदर डालोगे, ठीक है। इसको मर्दा में डालोगे तो 2/3 भाग तो मर्दा में होना चाहिए, 1/3 भाग इसका ऊपर होना चाहिए। अब इसको मर्दा में कैसे डालोगे, कुछ इस प्रकार से डालोगे, इस प्रकार से, है ना। तो कोण कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये कोण भी पूछा जाता है कि हार्डवुड कटिंग में जब आप प्रवर्धन करते हो तो टहनी का कोण कितना होता है, टहनी का कोण कितना होता है, तो 45 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। 2/3 भाग उस टहनी का जमीन में दबाते हैं अपन, 1/3 भाग जमीन से ऊपर रखते हैं, ठीक है। टहनी 1 साल पुरानी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो। लंबाई 20 से 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 से 22 सेंटीमीटर। और कभी कभी इस टहनी की मोटाई भी पूछ लेते हैं, तो मोटाई 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो, ये भी ध्यान रख लेना, मोटाई 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। तो अपन ने हार्डवुड कटिंग की बात कर ली है। हार्डवुड कटिंग में लंबाई 20 से 22 सेंटीमीटर, पुरानी 1 साल से ज्यादा ना हो, और मोटाई 1 सेंटीमीटर, 6 बाई 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे कट लगाएंगे। 2/3 भाग तो अपन जमीन में रखेंगे, 1/3 भाग जमीन से ऊपर। कोण कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। ये हार्डवुड कटिंग की बात हो गई। अब स्टेम कटिंग में दूसरा भाग आता है सॉफ्ट वुड कटिंग। कौन सी, सॉफ्ट वुड कटिंग, स्टेम कटिंग। इस पूरी कटिंग के अंदर एक आता है सॉफ्ट वुड कटिंग। कौन सी कटिंग रे, सॉफ्ट वुड कटिंग, मतलब इसको बोलते हैं बेटा हर्बेशियस कटिंग भी बोलते हैं इसको, हर्बेशियस कटिंग, शाकीय कलम, हर्बेशियस, हर्बेशियस कटिंग, हर्बेशियस कटिंग, इसको बोलते हैं शाकीय कलम। शाकीय कलम मतलब इसकी जो कलम होगी ना वो कोमल होगी बेटा, इसकी कलम। हार्डवुड कटिंग में जो कलम थी, यानी कि जो लकड़ी थी, वो क्या हो, कठिन थी, हार्ड थी, जटिल थी। इस सॉफ्ट वुड में जो कलम होगी वो थोड़ी सी आपके मुलायम होगी, ठीक है। इसमें देखना, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कलम है वो हमेशा मुलायम होनी चाहिए। और इस सॉफ्टवुड कटिंग का मेनली प्रयोग किसमें करते हैं, तो बेटा अलंकृत पौधे बनाने में। अगर आपको अलंकृत पौधों की कोई भी प्रोपोगेशन करना हो, अलंकृत पौधे मतलब झाड़ीनुमा, अगर आपको झाड़ीनुमा जितने भी पौधे हैं उनका प्रोपोगेशन प्रवर्धन करना हो तो क्या काम में लोगे रे, सॉफ्टवुड कटिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलंकृत पौधे या झाड़ीनुमा पौधों का प्रवर्धन करने के लिए कटिंग की कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो सॉफ्टवुड कटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो गुलदाउदी, डायरेक्ट एग्जाम्पल क्या लिख लो, गुलदाउदी। तो ये कटिंग वाला पार्ट भी यहाँ से कंप्लीट होता है। स्टेम कटिंग के अलावा आपके रूट कटिंग, लीफ कटिंग ये नहीं पूछी जाएगी। पूछी जाएगी तो स्टेम कटिंग ही पूछी जाएगी, या तो सॉफ्टवुड कटिंग या हार्डवुड कटिंग। तो सॉफ्टवुड और हार्डवुड दोनों मैंने बता दिए। अब मैं तीसरा पार्ट इसका लेकर चल रहा हूँ, लेयरिंग, जिसको बोलते हैं दाब लगाना, लेयरिंग। अब तीसरा मैं इसको लेकर चल रहा हूँ लेयरिंग। ये साथ साथ आप प्रिपेयर करते रहना। वैसे आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो मेरे पास पीडीएफ भी अवेलेबल है। आपको ओनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करना है पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। देखो तीसरा पार्ट में लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे लेयरिंग का। लेयरिंग मतलब दाब, दाब, दाब लगाना, है ना। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, इस लेयरिंग में, इसमें है ना, इसमें जो कोई भी पौधा है, इसमें कोई भी पौधा है, उस पौधे की शाखा और तने को प्लांट से अलग नहीं करते। ये लिखा हुआ है इसमें कि कोई भी प्लांट है, उसकी शाखा या कोई तना है ना, भाई कटिंग में अपन ने क्या किया, कटिंग में ये प्लांट है,
इसमें ये कोई टहनी थी, इस टहनी को यहाँ से काटा दूसरी जगह ले जा रहा था, तो अपन इसके मात्र पौधे से इसको अलग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। लेकिन लेयरिंग में ऐसा नहीं होता, लेयरिंग में पौधा है तो पौधे की शाखा या तना है, इसको मात्र पौधे से अलग नहीं करते, अपन काटते नहीं है, मात्र पौधे से क्या नहीं करते, मात्र पौधे से अलग नहीं करते, अलग नहीं करते। ये चीज बेसिकली आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये ऐसे पौधे, ये ऐसे पौधों के लिए बेटर होते हैं जिन्हें मिट्टी पर दबाने पर जड़ उत्पन्न करने की क्षमता हो। मतलब ये वैसे बोल रहा है कि ये इसके लिए उपयुक्त है दाब कलम, ये ऐसे पौधों के लिए उपयुक्त है, ऐसे पौधे जिन्हें आप मिट्टी में दबाओ ना, माटी में दबाओ, तो माटी में दबाते ही उनमें ऐसी क्षमता हो, ऐसी कैपेसिटी हो कि वो जड़ उत्पन्न करे। जैसे ये कोई प्लांट है बेटा, अब ये इसकी कोई टहनी है बेटा, ये इस प्लांट की टहनी है, तो ये ऐसे बोल रहा है ये मर्दा है ना मिट्टी, ये मिट्टी की सरफेस है, यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे इसकी जड़ें हैं, ये कोई टहनी है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि ये टहनी है ना, अगर इसको आप ऐसे नीचे झुकाओगे, मिट्टी के अंदर दबाओगे, तो इस टहनी में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि यहाँ पे नई जड़ बन जाए, फिर यहाँ से पौधे को काटो और दूसरी जगह लगा लो, ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें आप एक तो अनार है ना, इसका प्रवर्धन आप किससे कर सकते हो, लेयरिंग से कर सकते हो बेटा। एक आप अमरूद का और कटहल का, अमरूद और कटहल का, अमरूद प्लस कटहल, इनका प्रवर्धन आप कर सकते हो। इनमें टाइम कितना लगता है बेटा, तो इसको सक्सेस होने के अंदर, जड़े बनने के अंदर टाइम कितना लगता है, 6 महीने का टाइम लगता है। मतलब ये कोई भी टहनी थी बेटा, इसको आप अलग नहीं करोगे पौधे से, इसको डायरेक्टली मर्दा में दबा दो, है ना, यहाँ पे नई जड़ें निकलेगी, अब यहाँ से काट दो तो ये टहनी फ्री ऊपर, यहाँ से नया पौधा दूसरी जगह लगा दो, ये है, ठीक है। इसमें सबसे पहला आपको दे रखा है ग्राउंड लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग का एग्जांपल यही हो गया, सेम ग्राउंड लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग मतलब ये कोई टहनी थी, इसको मैंने मिट्टी में दबाया यहाँ पे, और यहाँ पे नई जड़ें विकसित कर दी। जड़ें विकसित करने के लिए एक हार्मोन चाहिएगा बेटा, जड़ें विकसित करने के लिए कौन सा, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, कौन सा रे, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये हार्मोन चाहिएगा। ये हार्मोन आप यहाँ पे छिड़काव कर दोगे तो जड़ें बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें दूसरा पार्ट दे रखा है वायुदाब, जिसको एयर लेयरिंग बोलते हैं, गुठीदाब बोलते हैं। इसका क्वेश्चन डायरेक्टली टिप्पणी वाले क्वेश्चन में आपके आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको आराम से समझा देता हूँ, आसानी से, जल्दीबाजी अपने कोई है नहीं, लेयरिंग में ही चल रहे हैं अभी अपन, है ना। एयर लेयरिंग बोल रहा है कि सर एयर लेयरिंग क्या होता है, हवा के अंदर भी आप प्रोपोगेशन करवा सकते हो, तो बिल्कुल करवा सकते हो बेटा, हवा के अंदर। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एयर लेयरिंग, इसको हवाई दाब भी बोलते हैं और गुट्ठी दाब भी बोलते हैं, गुट्ठी दाब। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये कोई प्लांट है, इसकी ये कोई टहनी है ना, इस टहनी पर यहाँ पर कट लगाते हैं बेटा, यहाँ पर कट लगाते हैं, और इस पे आप मिट्टी का मिश्रण लगाओ, एक तो मिट्टी लगाओ साथ में, और साथ में गोबर की खाद बांधो, है ना, और साथ में जो टाट पट्टी आती है ना बेटा, टाट पट्टी, टाट पट्टी किसे बोलते हैं, बोरी, अरे बोरी जानती हो ना, उसका लेप करके उसको बांधो अच्छे से, और इस पे IBA का स्प्रे कर दो, यहाँ पे नई जड़ विकसित होगी, यहाँ से पौधे, यहाँ से काटो तो ये टहनी फ्री, और इधर से नया प्लांट पूरा अलग से फ्री, ऐसे होता है ना। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो पढ़ना, कि भूमि दाब में जिस शाखा को भूमि में दबाते हैं, भूमि दाब में जिस शाखा को भूमि में दबा रहे थे अपन, भूमि दाब में, उसकी जगह क्या करते हैं, मिट्टी या खाद के मिश्रण को ऊपरी शाखा पर बांध देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चीरा लगाया, यहाँ पे मिट्टी, गोबर की खाद और टाट पट्टी लगाकर उसको बांध दिया, ठीक है। तो देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि वायुदाब में जो कलम होती है ना, वो सेम 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए ये चीज, है ना। और 2.5 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए वो टहनी, है ना। कौन सी टहनी, ये वाली पूरी टहनी 2.5 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। कितनी सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। उसकी छाल उतारो, तो ये मैंने सारी चीज बता दिया। एक आती है बेटा आपके पास में माउंट लेयरिंग करके, माउंट लेयरिंग करके आती है, तो इसको बोलते हैं बेटा ढेरी दाब, ढेरी दाब बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, देखो ढेरी दाब में क्या करते हैं, ढेरी दाब में क्या करते हैं, ये कोई प्लांट था, ठीक है। अब इस प्लांट के अंदर ये शाखा ही थी जो जड़ गई, सपोज करो ये शाखा ही थी जो जड़ गई, इस तरह सा प्लांट बिल्कुल सही है नीचे का, ये शाखा ही जड़ गई, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस पौधे को उड़ाओ, यहाँ से पौधे को उड़ाया, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मिट्टी का ढेर बना दोगे, यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी का एक ढेर बना दोगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे, कट लगा के और मिट्टी का गोबर का लेप लगा के IBA का क्या कर दोगे, स्प्रे कर दोगे, यहाँ से नया पौधा बढ़ जाएगा। ये होती है
माउंट लेयरिंग, बात करें तो ढेरी दाब है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग, आपके एक नेक्स्ट जो मेथड चल रही है प्रोपगेशन की वो है ग्राफ्टिंग। तीसरी लेयरिंग कंप्लीट हो गई है बेटा। लेयरिंग में एयर लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग, माउंट लेयरिंग ये अपन ने पढ़ लिया। अब चलेगी आपके ग्राफ्टिंग। क्या चलेगी रे? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं आप ग्राफ्टिंग ही बोलते हैं ना। इसमें देखो ग्राफ्टिंग में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि इसमें दो तनों की जरूरत होती है। दो तनों की जरूरत होती है ग्राफ्टिंग में, दो तनों की जरूरत होती है ग्राफ्टिंग में। इसमें जो पहला तना होता है ना बेटा, पहला तना है ना, उसमें जड़ें पाई जाती है। उस तने में क्या पाई जाती है? जड़ें पाई जाती है। उसको बोलते हैं बेटा आप मूल वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? मूल वृंत। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रूट स्टॉक। रूट स्टॉक। जिस तने में जड़ें पाई जाए उसको मूल वृंत बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके डायरेक्टली डेफिनेशन वाले पार्ट के अंदर आता है कि जिस तने में, यानी कि मूल वृंत किसे बोलते हैं ये आ जाए तो जिस तने में जड़ें पाई जाती है। दूसरा तना होता है, दूसरा तना, दूसरा तना इसमें जड़ें नहीं पाई जाती, जड़ें एब्सेंट होती है, उसको बोलते हैं बेटा सांकुर। उसको क्या बोलते हैं? सांकुर बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं साइन उसको, ठीक है। ये चाहिए होता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, देखो इसमें ये कोई प्लांट था, इस प्लांट की ये कोई टहनी थी, है ना। अब ये दूसरा प्लांट था, इसकी ये कोई टहनी थी। ये आम का प्लांट था और ये भी आम का प्लांट था। अब मैंने देखा कि इसमें, इस मेरे वाले आम के प्लांट में मेरे को प्रोडक्शन बहुत कम प्राप्त हो रहा है, उत्पादन बहुत कम प्राप्त हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस दूसरे किसी आम के पौधे के बगीचे में जाऊंगा, है ना, आम के बगीचे में जाऊंगा और वहां पे ऐसा पौधा देखूंगा जिसमें प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो। जैसे मैंने सपोज करो ये मेरा पौधा था, इसमें प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, मैं दूसरे के आम के बगीचे में आ गया। यहाँ पे मैंने देखा कि ये पौधा है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, तो यहाँ से इस पौधे की जो टहनी थी ना उसको मैं यहाँ से काटूंगा, काटूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास में ये टहनी बच गई। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, इसके अंदर जड़ें हैं क्या? ये सर नहीं है। मतलब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा साइन, ठीक है। अब मेरे वाले पौधे में मैं क्या करूंगा, जितना पार्ट काम का था ना मेरा उतना तो रख लूंगा और बाकी को उड़ा दूंगा, मतलब काट दूंगा रे। तो यहाँ से मैंने काटा, यहाँ पे मैंने कट लगाया और ये वाली जो साइन शाखा थी ना, अब मेरे को बताइए, बताओ आप, ये साइन शाखा थी वहां पे, तो ये क्या बचा? रूट स्टॉक। रूट स्टॉक कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि रूट स्टॉक किसको बोलेंगे? जिसमें जड़ें पाई जाती हो। क्या इसमें यहाँ पे जड़ें नहीं है क्या? इस प्लांट में यहाँ पे जड़ें नहीं है क्या? कि सर है। तो इस साइन को लाके यहाँ पे अटैच कर देंगे अपन, बांध देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपके ग्राफ्टिंग, ठीक है। समझ में आ गया? पूरा प्रोपोगेशन का पार्ट या चैप्टर कंप्लीट होता है, पूरा प्रोपोगेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे है एक टॉपिक ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, यानी कि बाग में रेखांकन आप कैसे करोगे। बाग में रेखांकन की जो विधियां हैं वो पढ़ो। रेखांकन क्या होता है वो, ठीक है। तो बगीचा लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि बगीचा लगाते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो बताओ आप मेरे को, बगीचा लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट। देखो बाग लगाते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो बाग लगाते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए बेटा जगह का, कि जगह कैसी है। शहर के पास में होनी चाहिए, ऐसे नहीं है जंगलों के अंदर बाग लगा दिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में ये भी देखना है कि वहां पे लेबर की व्यवस्था है कि नहीं, आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था है कि नहीं, सारी चीजें देखनी होती है। ये तो आप लिख सकते हो, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, वहां पे ऑफिस होना चाहिए खुद के लिए, ठीक है। और वहां पे अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। सारी चीजें आपको लिखनी है कि बाग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे बात करूंगा कि डायरेक्टली किसकी बात करूंगा कि उद्यान लगाने की विधियां या बाग लगाने की विधियां, उद्यान लगाने की विधियों की बात करूंगा। उद्यान लगाने की विधियां बेटा, पहली विधि है यहाँ पे वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड बोलते हैं इसको, है ना। वर्गाकार विधि में क्या होता है, देखो देखना, वर्गाकार विधि में ये कोई खेत था तो पहला पौधा आप यहाँ लगाओगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो मतलब ये क्या है, ये सबसे पुरानी विधि है। सबसे सबसे पुरानी विधि कौन सी है, पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पुरानी विधि बाग लगाने की, सबसे पुरानी विधि वर्गाकार। सबसे सही विधि,
सबसे सही विधि वर्गाकार विधि। और कृषि कार्य करते समय इसके अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। कैसे? ट्रैक्टर इधर से जाएगा, कृषि कार्य कर देगा, इधर से आएगा, कृषि कार्य कर देगा। बोलो कहाँ पे अड़चन हुई? क्या नहीं होगी? ठीक है, तो ये सबसे सही विधि है, सबसे पुरानी विधि है ना। और इसमें देखो, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट की दूरी बराबर रखते हैं। मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी, है ना, ये पंक्ति है, इससे ये पंक्ति की दूरी बराबर होगी, प्लांट से प्लांट की दूरी भी बराबर होगी। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है बाग लगाने की जिसमें पादप से पादप की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बराबर होती है? तो वर्गाकार विधि। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में आयताकार विधि। कौन सी विधि रे? आयताकार विधि। आयताकार विधि, रेक्टेंगुलर विधि, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर विधि, रेक्टेंगुलर विधि। इसमें देखो, इसमें जो रो इंटू रो है वो दूरी ज्यादा होगी किससे? प्लांट इंटू प्लांट के। मतलब इसमें रो इंटू रो दूरी ज्यादा होगी प्लांट इंटू प्लांट के। देखो, यहाँ पे कोई प्लांट है, यहाँ पे कोई प्लांट है ना, यहाँ पे कोई प्लांट है, यहाँ पे कोई प्लांट है। तो ये क्या है? पौधे से पौधे की दूरी। ये क्या है? पी इंटू पी। और ये वाली क्या है आपके? इस रो से इस रो की दूरी, है ना, ऐसे। तो जो प्लांट इंटू प्लांट की दूरी है वो रो इंटू रो की दूरी से क्या होगी? कम होगी। मतलब ये रो इंटू रो की दूरी जो है वो ज्यादा होगी, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट में तीसरी लेकर चलता हूँ यहाँ पे, त्रिभुजाकार विधि। तीसरी विधि कौन सी है रे? त्रिभुजाकार। तो वर्गाकार में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पुरानी है, सबसे प्रचलित है, सबसे सही विधि है। और इसमें आर इंटू आर और पी इंटू पी की दूरी बराबर होती है। आयताकार विधि में इसमें आर इंटू आर की दूरी ज्यादा होती है, प्लांट इंटू प्लांट की दूरी कम होती है। तीसरी है त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि जो खेल टेढ़े मेढ़े होते हैं ना उनमें काम में लेते हैं त्रिभुजाकार। इसको बोलते हैं बेटा ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर मेथड, है ना। इसमें कैसे लेते हैं? इसमें एक पौधा यहाँ पे होगा, दूसरा पौधा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा, पांचवा यहाँ पे होगा, छठवां यहाँ पे होगा, ऐसे होगा। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, है ना। और इसका ये वाला त्रिभुज, है ना। अब आप मेरे को बताओ, क्या ट्रैक्टर यहाँ पे जा सकता है क्या? यहाँ से आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस त्रिभुजाकार विधि में क्या होगा बेटा? इस त्रिभुजाकार विधि के अंदर एक त्रिभुज के रूप में अपन पौधों को लगाते हैं, है ना। इतना ही ध्यान रखना है। तो ये त्रिभुजाकार हो गई कंप्लीट। अब आपको पंचभुजाकार विधि याद रखनी है। चौथे नंबर पर पंचभुजाकार विधि, ये इंपोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बनेगा। तो वर्गाकार में, आयताकार में इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। पंचभुजाकार, या इसको बोलते हैं क्विन क्वेंस, क्विन क्वेंस विधि, क्विन क्वेंस विधि, या इसको बोलते हैं बेटा फिलर मेथड भी बोलते हैं, फिलर मेथड इसको बोलते हैं, फिलर मेथड। या इसको बोलते हैं बेटा पूरक विधि। इसके इतने नाम है, देख लो। पूरक विधि, इसमें क्या करता है? वर्गाकार विधि की जैसे चार पौधे तो बिल्कुल कोने में लगाओगे आप। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने आम लगा दिया, ये पौधे किसके हैं? आम के हैं। बीच में जो पांचवा पौधा है ना, वो आप बीच में लगाओगे यहाँ पे। इसको बोलते हैं बेटा पूरक पौधा, इसको बोलते हैं पूरक पौधा। आप बीच में ऐसे पौधे, आप मेरे को बताओ, आम के पौधे एक साल में तो बड़े होंगे, दूसरे साल में फल देना, पर आप आपके मतलब स्टार्ट करेंगे, है ना, तब तक तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करो, बीच के अंदर एक पौधा लगाओ कोई सा भी, जैसे पपीता लगा दिया। पूरक पौधे के लिए सबसे बेस्ट पौधा कौन सा होता है? पपीता। क्वेश्चन आ सकता है कि पंचभुजाकार में पूरक पौधे के लिए सर्वश्रेष्ठ पौधा कौन सा होता है? पपीता। ठीक है, तो पपीता आपने लगा दिया। अब पपीता 2 माह के अंदर इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। सपोज कीजिए 6 महीने में आपको प्रोडक्शन दे रहा है, अच्छा खासा प्रोडक्शन हो गया, पैसे आ गए बस। ठीक है, ये पंचभुजाकार। फिर है षटभुजाकार। देखो, इस पंचभुजाकार में जो वर्गाकार विधि है ना, पंचभुजाकार में ये याद रखना कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा, यानी कि वर्गाकार विधि की तुलना में दुगुने पौधे लगते हैं, दुगुने प्लांट्स लगते हैं, है ना। पंचभुजाकार में वर्गाकार विधि की अपेक्षा दुगुने पौधे लगते हैं, ये याद रखना है। षटभुजाकार विधि है फिर, कौन सी? षटभुजाकार। इस षटभुजाकार के अंदर ऐसे लगाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे करके पौधे लगाएंगे। तो ये षटभुजाकार विधि है। इसमें एक ही लाइन याद रखनी है, इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं। वर्गाकार जो विधि है उसकी अपेक्षा 15% जो प्लांट है वो षटभुजाकार विधि में ज्यादा लगते हैं।
है ना। इसमें ये भी ध्यान रखना, ये षट्भुजाकार विधि है, ये सघन खेती के लिए काम में लेते हैं अपन, सघन खेती के लिए, गहरी खेती करनी है ना, जगह जगह मतलब जगह कम, है ना। और इसके क्या क्या लाभ है, इसमें जगह बत्ती है, ये सारी है। हानि क्या क्या है कि इसमें कृषि कार्य नहीं कर सकते अपन, सघन जगह जगह पास पास में पौधे होंगे तो ट्रैक्टर के बीच में से जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो ये जो मेन मेन चीजें थी ना वो तो मैंने कंप्लीट बता दी। जैसे पंचभुजाकार में मैंने बताया कि 15% सॉरी दुगुने पौधे लगते हैं वर्गाकार की अपेक्षा। फिलर प्लांट, इसमें पूरक पौधा होता है एक जो कि अस्थायी होता है, उसको स्थायी स्टेबल नहीं रखते अपन। पूरक पौधे के लिए सर्वश्रेष्ठ पपीता। षट्भुजाकार में मैंने बताया कि सघन खेती के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। वर्गाकार की अपेक्षा 15% ज्यादा पौधे लगते हैं, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कंटूर विधि भी है लेकिन वो इतनी काम की आपके है नहीं। अब एक छोटा सा डेफिनेशन आपको याद रखना है, छोटी सी, जो कि मेरे हिसाब से जब मैं था ना सेमेस्टर में तो ये डेफिनेशन पूछी गई थी, ट्रेनिंग और प्रूनिंग में अंतर। ट्रेनिंग में क्या अंतर है, प्रूनिंग में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ट्रेनिंग और प्रूनिंग में अंतर, ट्रेनिंग और प्रूनिंग में अंतर, है ना। अभी तो देखो आपके कौन कौन से टॉपिक रह गए, अभी तो पोलिनेशन, पोलिनाइजर्स, पोलिनेशर, ये किसको बोलते हैं, फिर मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का इंपोर्टेंस क्या है, फिर बायोरेगुलेट पीजीआर है ना, इनका इंपोर्टेंस क्या है, इरिगेशन वाला ये है। तो मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूँ। बेटा कितने घंटे की क्लास हो गई, देख लेता हूँ। 1 घंटा 16 मिनट की क्लास लगभग हो चुकी है। तो अब मैं बात करूंगा आपसे बेसिकली ट्रेनिंग और प्रूनिंग की, ट्रेनिंग और प्रूनिंग की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा रे, ट्रेनिंग और प्रूनिंग की। तो एक बार रिकॉर्डिंग वापस से चेक कर लेंगे, बॉडी बेचारा काला हो गया। देखो ट्रेनिंग और प्रूनिंग किसकी बात कर रहे हैं रे, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिकली आपको प्रूनिंग से। प्रूनिंग, है ना। देखो प्रूनिंग किसे बोलते हैं, प्रूनिंग बोलते हैं कि मान लो कोई भी प्लांट है ना, उसके अंदर आपको काट छाट की बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब ऐसा प्लांट जिसमें काट छाट के बिना फल लगेगा ही नहीं, जैसे बेर की झाड़ी है, उसमें जब तक आप काट छाट नहीं करोगे ना तब तक उसमें फल नहीं लगेंगे। तो एक तो उसके लिए काम में लेते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी भी प्लांट में कोई रोगग्रस्त शाखा हो, कोई सूखी हुई शाखा हो, है ना, कोई खराब हुई शाखा हो, तो उनको हटाने के लिए काम में लेते हैं। बेसिकली प्रूनिंग का मतलब होता है काट छाट, काट छाट ये होता है। तो इसमें क्या करते हैं आप, एक तो रोगित फसलों, सॉरी रोगित टहनी, उसको हटाओ, है ना, सूखी हुई डाली है उसको हटाओ, है ना, या किसी पौधे के अंदर बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब जरूरत ही है कटिंग की, काट छाट करने की। तो बेसिक रिक्वायरमेंट अगर किसी की है, जैसे बेर के अंदर होती है काट छाट करने की, तो उसमें काम में लेते हैं बेटा, है ना। इसमें तो क्या होते हैं, इसमें तो टहनियों को अपन काटते हैं डायरेक्ट, है ना। ट्रेनिंग सॉरी प्रूनिंग में अपन क्या करते हैं, टहनियों को काटते हैं, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे किसी पौधे का आकार ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, उसमें कुछ कुछ टहनियां ऐसी है जो रोगग्रस्त है, सूखी है ना, वो अच्छी नहीं लग रही तो उसको काट दो। वो तो हो गई आपके प्रूनिंग। एक चलती है बेटा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब कोई भी प्लांट है उसको एक अच्छा आकार देना, काट छाट करके एक अच्छा आकार उसको दे देते हैं। जैसे हेज का प्लांट है, तो ये हेज की जो प्लांट है ना, ये कोई कोई प्लांट ऐसे है, इतना बड़ा है, कोई इतना सा है, कोई इतना सा है, कोई बहुत बड़ा है। तो आप क्या करोगे, इसको एक बराबर लेके अंदर काट दोगे, यहाँ से ऐसे बराबर काट दोगे, अब ये बराबर दिखेगा आपको, एक नियमित आकार हो गया। तो आकार देने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, जबकि पौधे के अंदर रोग ग्रसित, सूखी और बेसिक रिक्वायरमेंट अगर किसी के हो तो उसके लिए अपन प्रूनिंग करते हैं। तो ये डिफरेंस है ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग के अंदर अपन कोई भी टहनी वगैरह नहीं काटते, ये आप अंतर लिख सकते हो। ट्रेनिंग में अच्छा काट देते हैं, कोई भी आप क्या नहीं कर सकते, उसमें रोगित टहनी वगैरह काटने की आवश्यकता नहीं होती। ट्रेनिंग जो है ये पौधे की शुरुआती अवस्था से ही किया जाता है। जो ट्रेनिंग है ना, ये पौधे को जब थोड़ा सा बड़ा होगा उसकी कटिंग कर दो बराबर, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा फिर उसकी कटिंग कर दो, ऐसे करते हैं अपन ट्रेनिंग। लेकिन प्रूनिंग कब करते हैं, जब अपन को दिखे कि भाई इसमें सूखी शाखा है, रोगग्रसित शाखा है, तो अपन प्रूनिंग करते हैं बेटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रूनिंग और ट्रेनिंग के बीच में अंतर पूछा जाता है, गूगल करना अच्छे से और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बेसिक सा मैंने बता दिया कि दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंस होता है, वो तो मैंने आपको यहाँ से क्लियर करवा दिया है, ठीक है। और क्या रह गया आपकी टॉपिक बेटा, एक रह गया पोलिनेशन, पोलिनेशन का रह गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पोलिनेशन का। पोलिनेशन देखो, इसको बोलते हैं परागण, इसको बोलते हैं हिंदी में परागण। किसे बोलते हैं परागण, परागण किसे बोलते हैं, ये कोई पौधा है बेटा, ये इसका पुंकेसर है,
पौधे का पुंकेसर, मतलब ये नर पौधा है, ये कोई प्लांट है, ये इसकी इस, ये क्या है, इसका स्त्रीकेसर है, मतलब इसका जायांग है, तो ये क्या हो गया, मादा पौधा हो गया। ठीक है, तो जो नर पौधा है इसकी जो पुंकेसर है वो मादा की वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये क्या काम करती है, इस नर से पुंकेसर लेती है और निषेचन होता है ना। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, पुष्प के पुंकेसर से, क्या होगा डेफिनेशन, पुष्प के पुंकेसर से, पुष्प के पुंकेसर से परागकणों का मादा की वर्तिकाग्र पर जाकर और निषेचन की क्रिया होना, उसको अपन पोलिनेशन कहते हैं, है ना। मतलब जो पुष्प का नर भाग है उसके पुंकेसर मादा की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो उस क्रिया को, इस क्रिया को बीच में क्या बोलेंगे अपन, परागण बोलेंगे, पोलिनेशन बोलेंगे। अब ये पोलिनेशन किन किन माध्यम से हो सकता है, पोलिनेशन किन किन माध्यमों से हो सकता है, तो देखो पोलिनेशन अगर आपकी वायु से होता है तो उसको बोलेंगे बेटा एनिमोफिली। अगर पोलिनेशन आपके वायु से होता है, परागण या निषेचन आपके वायु से होता है तो उसको आप एनिमोफिली बोलोगे। अगर वो प्राणी या जीव जंतु से होता है तो उसको बेटा आप जूफिली बोलोगे। क्या बोलेंगे रे, जूफिली। उसी प्रकार से अगर वो जल से होता है कोई भी परागण तो उसको आप हाइड्रोफिली बोलोगे। ये डायरेक्ट याद रखना आप, हाइड्रोफिली। ठीक है, अगर वो कीट द्वारा हो रहा है तो उसको बेटा आप एंटोमोफिली बोलोगे, एंटोमोफिली। ये आप लिख लेना। देखो पुष्प के नर भाग के पुंकेसर पुष्प, उसी पुष्प के या दूसरे पुष्प के मादा भाग की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो उस क्रिया को परागण बोलते हैं। परागण बेसिकली किस किस से हो सकता है, एक तो वायु द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा जो इस नर पौधे के पुंकेसर है ना वो उड़कर इस पर आ सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। या कोई जंतु ला सकता है तो उसको जूफिली, या जल के द्वारा वो बहकर आ सकते हैं तो हाइड्रोफिली, कीट के द्वारा हो सकता है तो एंटोमोफिली। ये याद रखना है। अब एक ये होता है, एक चीज आती है आपके पास में पार्थेनोजेनेसिस, एक टर्म आती है आपके पास में पार्थेनोजेनेसिस। बेटा देखो इसको बोलते हैं अनिषेक फलन बोलते हैं बेटा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक फलन मतलब इसमें निषेचन के बिना ही फल बन जाता है, इसमें निषेचन नहीं होता, मतलब ये पुंकेसर है ये वर्तिकाग्र पर नहीं जाता लेकिन उसके बाद में भी क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होना क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। बेटा एक टर्म और आती है यहाँ पे, एक टर्म और आती है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली ये क्या होती है, ये होता है कि मान लीजिए ये क्या है, नर है और इसका ये पुंकेसर है ना, ये मादा है और इसकी ये क्या है, वर्तिकाग्र है। तो कभी कभी जो मादा पौधा है इसकी वर्तिकाग्र बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, जिससे ये पुंकेसर है ना ये इसके ऊपर जा ही नहीं पाते। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोस्टाइली, मतलब जो मादा है, मादा पौधे का जो वर्तिकाग्र भाग है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है किससे, पुंकेसर से। तो पुंकेसर आसानी से वहां पर नहीं जा पाते वर्तिकाग्र पर, इसलिए ये फर्टिलाइजेशन वाली क्रिया नहीं होगी, मतलब ये परागण वाली क्रिया नहीं होगी, पोलिनेशन वाली। तो इसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइली, मतलब जो मादा पौधा है ना इसके वर्तिकाग्र का आकार बड़ा होना या पौधे का बड़ा होना। ठीक है, फिर आता है आपके पास में नया टॉपिक, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का क्या इंपोर्टेंस है। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का क्या इंपोर्टेंस है, ये आता है। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का क्या इंपोर्टेंस है, मेडिसिनल प्लांट का क्या इंपोर्टेंस है, और एक तरफ लिख लो एरोमेटिक प्लांट्स का क्या इंपोर्टेंस है। बेटा मेडिसिनल प्लांट्स को बोलते हैं आप औषधीय पौधे, क्या बोलते हैं, औषधीय पौधे। और जो एरोमेटिक प्लांट है ना इसको बोलते हैं आप सौंदर्य वाले पौधे या सजावटी पौधे, है ना। देखो मेडिसिनल जो प्लांट है ना इसका क्या उपयोग है, तो मेडिसिनल प्लांट से अपन आय प्राप्त कर सकते हैं, मतलब रुपए प्राप्त कर सकते हैं बेचकर, इससे भी आप आय प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये शरीर की सुरक्षा करता है, ये शरीर की सुरक्षा करता है। जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं ना औषधीय, वो शरीर की सुरक्षा करते हैं, कोई बीमारी हो गई तो शरीर की सुरक्षा करेंगे। ये क्या होती है, सजावट के रूप में काम में ले जाते हैं, या सौंदर्य प्रसाधन, जिसको आजकल ब्यूटी पार्लर वाले बोलते हैं ना, ब्यूटी पार्लर, है ना। जो लड़कियां होती है वो मेकअप वगैरह करती है, उनमें भी सजावटी पौधों वगैरह ये काम में ले जाते हैं इनके कुछ, है ना, जैसे सेंट वगैरह बनाने में, है ना।
ये हो गया। नेक्स्ट है पौराणिक ग्रंथों में इनका उपयोग किया जाता है। तुलसी का इनका उपयोग किया जाता है ना पौराणिक ग्रंथों में, तुलसी के पत्ते लाओ रे। तो पौराणिक ग्रंथों में इनका उपयोग किया गया, किनका, मेडिसिनल प्लांट्स का। इनका उपयोग आप दवाई के रूप में भी कर सकते हो, औषधीय पौधों का दवाई के रूप में भी उपयोग कर सकते हो। इनका उपयोग धार्मिक महत्व में भी किया गया बेटा, धार्मिक महत्व में, शंकर भगवान के चढ़ाने के लिए, ऐसे कुछ है ना। जबकि ये सजावटी पौधों का उपयोग आप आय के रूप में कर सकते हो, सजावट या सौंदर्य प्रसाधन के लिए। आजकल मकानों के अंदर कूलिंग के लिए, जो मकान को ठंडा रखने के लिए भी ऊपर छत के ऊपर क्या लगा देते हैं, सजावटी पौधे लगा देते हैं, ब्यूटिफिकेशन बढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें होती है। तो मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट्स का क्या क्या इंपोर्टेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली थोड़ा करके बता दिया है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, इतना ही टॉपिक था ये, ठीक है। तो मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स भी कंप्लीट आपके होते हैं। अब क्या बच गया रे, अब बच गया पीजीआर। इनका क्या इंपोर्टेंस है, पीजीआर का इंपोर्टेंस। तो कुछ कुछ पीजीआर है जो कि मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है पीजीआर, जो प्लांट बायोरेगुलेटर्स है ना, प्लांट बायोरेगुलेटर्स, प्लांट बायोरेगुलेटर्स, प्लांट बायोरेगुलेटर्स, इसका हॉर्टिकल्चर में क्या क्या उपयोग है। तो बेटा बेसिक से देखना, सबसे पहले आम के अंदर बेटा मैंगो मोलफोरेशन होता है। आम में मैंगो मोलफोरेशन मतलब गुच्छा मुच्छा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुच्छा मुच्छा हो जाता है आम में। रोग एक वो विकृति होती है, फिजिकल डिसऑर्डर है आम का। तो आम में अगर गुच्छा मुच्छा हो तो उसके लिए आपको NAA, ये एक पीजीआर है, हार्मोन है NAA, इसका 200 ग्राम प्रति लीटर आपको स्प्रे करना है, ठीक है। अगर आम के अंदर मैंगो मेलफोरेशन होता है, गुच्छा मुच्छा विकृति होती है, तो आपको NAA एक हार्मोन है, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, उसके 200 ग्राम पर लीटर का आपको उपयोग करना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर नींबू है, नींबू में फल गिर रहे हैं बेटा, नींबू वर्गीय कोई भी पौधा है उसमें फल गिर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे बेटा, उसको रोकने के लिए आप 2,4-D का यूज करोगे। 2,4-D 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 का यूज करोगे। और कितना, 10 ml पर लीटर, 10 ml प्रति लीटर। ये डायरेक्ट लिख लेना। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए ना कि जो प्लांट बायोरेगुलेटर है, पीजीआर है या प्लांट बायोरेगुलेटर है, उनका आपके हॉर्टिकल्चर में क्या इंपोर्टेंस है, तो वो आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा आपको लिखना है, अमरूद के अंदर अगर फलन आपको अच्छा लेना है, भाई अमरूद में फल नहीं लग रहे, झड़ जाते हैं, तो उनके लिए, तो अमरूद में फलन के लिए, किसके लिए रे, अमरूद में फलन के लिए। अमरूद में फलन के लिए आपको NAA जो ऊपर बताया था ना वहां पे, NAA, ये आपको 600 ग्राम का घोल बनाना है पानी के अंदर, और 600 ग्राम के घोल का स्प्रे कर दो अमरूद के ऊपर, फल लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए। अंगूर कह रहे हर किसी पौधे के अंदर फलों का आकार आपको बढ़ाना है ना, तो क्या करोगे, तो अंगूर में फलों का आकार या किसी भी फल वाले फ्रूट में फलों का आकार बढ़ाने के लिए, फलों का आकार बढ़ाने के लिए क्या करोगे, आप जिब्रेलिक एसिड का उस पर छिड़काव कर दो, उस फल पे या पौधे पे जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दो। नेक्स्ट आपको अगर फल पकाने हैं, जैसे केला है, अगर वो पका नहीं तो उसके ऊपर आप उसको पकाने के लिए, फल पकाव के लिए आप इथेफोन का यूज करो या इथ्रेल का यूज करो, इथ्रेल का यूज कर लो चाहे इथेफोन का यूज कर लो, ठीक है। जड़ों का विकास कर रहे थे अभी अपन ऊपर उसमें प्रोपोगेशन वाले पार्ट में, तो जड़ों के विकास के लिए क्या चाहिए आपको, जड़ों के विकास के लिए IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड चाहिए कि नहीं चाहिए। अपन ने देखा अभी एक आता है बेटा MH, आपके पास में MH जो मेलिक हाइड्रोजाइड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेलिक हाइड्रोजाइड। इसका उपयोग किस में करते हैं, प्याज का भंडारण। जब प्याज भंडारण है तो उस भंडारण के अंदर प्याज का अंकुरण होने लग जाता है, क्या होता है, प्याज उगने लग जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए ना कि पीजीआर का हॉर्टिकल्चर में क्या उपयोग है, अगर आप इतने पॉइंट भी पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से लाइन टू लाइन लिख के होगे ना, आपके नंबर कोई नहीं काटने वाला, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब आज का अपना लास्ट का देखो, एक और चीज बता देता हूँ कि इनका उपयोग कैसे कर सकते हो। आप पाउडर के रूप में भी इनका उपयोग कर सकते हो, तरल के रूप में, द्रव के रूप में उपयोग कर रहे थे अपन, किसका उपयोग कर रहे थे, ये 600 ppm वाला अमरूद में, इसका द्रव के रूप में उपयोग कर रहे थे, वाष्प के रूप में, गैस के रूप में भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। अब एक बच गया आपके पास में इरिगेशन मेथड। अगर किसी भी स्टूडेंट ने बेटा
अपने एग्रोनॉमी की क्लास ढंग से ली है तो उसमें इरिगेशन का पार्ट मैंने करवाया था, उसमें मैंने बताया था ड्रिप इरिगेशन, फव्वारा विधि, क्यारी विधि, वो सारी चीजें बताई थी। अगर वहां पे क्लास ली है तो वहां से कवर हो जाएगा बेटा वो, है ना। तो आज की क्लास में अपन ने पूरा कंप्लीट, आपका हॉर्टिकल्चर है ना उसका कंप्लीट सिलेबस अपन ने देखा है और बहुत अच्छी तरीके से समझा भी है उस चीज को। ये क्लास समझ में नहीं आती ना बेटा, इसको आराम से देखना आप, एक क्लास के अंदर कंप्लीट मैटर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, आपके दूसरी कोई सब्जेक्ट है सोयल साइंस वाली, उसके वन शॉट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।